हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। तो यार आज अपना काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 13 है। और अपन ने 12 लेक्चर्स में काइनेमेटिक्स 1D के मैक्सिमम केसेस जो हो तक सकते हैं वो सारे के सारे पढ़ लिए हैं, जिसमें 1D इन स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में फ्री फॉल, मोशन अंडर ग्रेविटी, और उसके बाद में एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चाहता हूँ, मतलब कि एक वेलोसिटी से दूसरे वेलोसिटी में कन्वर्ट चेंज होती है, तो मिनिमम टाइम में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो सकता है किसी कर्व्ड सरफेस के ऊपर, वो सब हमने वैरायटी ऑफ केसेस कर लिए हैं। और जिस पे बढ़िया एडवांस लेवल के क्वेश्चंस, जिसमें इरोडो से पाथ फाइंडर तक के क्वेश्चंस हमने क्लास में सोल्व करे हैं। तो अगर किसी ने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो वो जाके देख सकता है। पूरा 1D एक तरीके से कंपाइल होने वाला है। अभी 1D के ग्राफ्स बचे हुए हैं, फिर अपन 2D स्टार्ट करेंगे। तो आज अपन 1D के ग्राफ्स पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में, है ना। और अगर ये चीज़ें तुम्हें पसंद आ रही हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कंप्लीटली फ्री है। अभी 11th में काइनेमेटिक्स का सीरीज चल रहा है और 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सीरीज चल रहा है, तो वो जाके तुम लेक्चर्स विजिट कर सकते हो। और क्लासेस की अपडेट्स वगैरह के लिए और नोट्स वगैरह के लिए तुम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे तुम्हें सारी अपडेट्स वगैरह मिलती रहती हैं। व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर देना। ये मेरा व्हाट्सएप मैसेज है 7696836922। अगर तुम्हें कोई भी क्वायरी हो अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड या फिर पढ़ाई अपनी करियर से रिलेटेड, कोई भी तुम्हें गाइडेंस चाहिए हो तो तुम मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, मैं तुम्हें आंसर कर दूंगा। और उसके अलावा अपना 24x7 डाउट्स चलते रहते हैं अपने माफियाज डाउट क्लास ग्रुप पे, टेलीग्राम पे अपना डाउट ग्रुप है। ये जाके तुम टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो मिल जाएगा। और उसके अलावा 24x7 बच्चे जो आपस में तो डिस्कशन करते ही हैं, मैं भी जब भी टाइम मिलता है मैं आंसर कर देता हूँ। और डेली लाइव ऑडियो सेशन तो होता ही है, ठीक है ना। लाइव ऑडियो सेशन होता है डेली, तो जा करके तुम ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगी और टेलीग्राम पे जाके सर्च करोगे तो वहाँ पे मिल जाएगा तुम्हें। और ये सब कुछ कंप्लीटली फ्री है, चाहे डाउट डिस्कशन हो, चाहे ये लेक्चर्स हों, चाहे नोट्स हों, सब कुछ कंप्लीटली फ्री है। तुम्हें कुछ पे नहीं करना, तो बस तुम कर सकते हो। तो बस एक चीज़, अगर तुम्हें पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो अभी अपन यार स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 13, है ना। ग्राफ्स इन 1D। 1D के अंदर ग्राफ्स पढ़ेंगे, तो ग्राफ्स पढ़ने से पहले हम जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं हमारी, वो कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं, ग्राफ्स अगर हमें गिवन हो तो उससे कैसे हम इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। आज का लेक्चर मेनली उसी पे बेस्ड होगा कि ग्राफ अगर हमें गिवन हो तो हम उससे कैसे इंफॉर्मेशन बाहर निकाल सकते हैं, यानी ग्राफ से क्या क्या इंफॉर्मेशन हम पता कर सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि हम ग्राफ खुद से कैसे बना सकते हैं। कोई पार्टिकल का मोशन हमें दे रहा हो, पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, तो बताओ उसका ग्राफ हम कैसे बना सकते हैं, और कब कौन से मोशन में कैसा ग्राफ बनेगा, ये सब हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर का जो मेन मोटिव है, मैं अगर बताऊं, टेकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रॉम गिवन ग्राफ्स। जो ग्राफ गिवन होंगे उनमें से इंफॉर्मेशन लेना, या फिर मैं बोलूं कि स्टडी ऑफ ग्राफ्स, स्टडी ऑफ ग्राफ्स, कि हमें ग्राफिकल सिचुएशन दे रखी है। जैसे आज से पहले अगर हमें बताया जाता था पार्टिकल इतनी स्पीड से मूव कर रहा है, इतनी एक्सेलरेशन है, यहाँ पे ऐसे पहुंचा, वहाँ पे टर्निंग हुई है, ये सब इन्फॉर्मेशन दी जाती थी। अभी वो इन्फॉर्मेशन ऐसे नहीं दी जाएगी, अभी ग्राफ बना के दी जाएगी कि देखो वेलोसिटी इस तरीके से वेरी कर रही है, एक्सेलेरेशन का ग्राफ ये है, वेलोसिटी एक्सेलेरेशन का ग्राफ ये है, वी एक्स का ग्राफ ये है। तो अलग अलग पैरामीटर्स के बीच में रिलेशन का अलग अलग ग्राफ गिवन होंगे। उन ग्राफ्स के बेसिस पे उनमें जो इन्फॉर्मेशन होगी वो हमें टेक आउट करनी होगी, वो कैच करनी होगी, और फिर उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि अब इसमें ये चीज़ बताओ, इसमें ये चीज़ बताओ। समझ में आ रही बात। और अपन क्वेश्चंस करेंगे अभी इसी लेक्चर में, हम पाथ फाइंडर तक के क्वेश्चंस करेंगे, है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। इसमें नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। पहले हम फंडामेंटल्स को समझेंगे कि ग्राफ्स के क्वेश्चंस में फंडामेंटल क्या चीज़ें होती हैं, हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। और मैं बता रहा हूँ कि अगर तुमने ये लेक्चर्स कर लिए तो तुम्हें ग्राफ के क्वेश्चंस में, तुम्हें एडवांस ओलंपियाड तक के क्वेश्चंस में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हम खुद इन्हीं लेक्चर्स के अंदर ओलंपियाड तक के पाथ फाइंडर बुक के क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है ना। और एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले पाथ फाइंडर की, तो तुम टेंशन मत करो, है ना। बस बने रहना और पूरा लेक्चर देखना। सबसे पहले अगर हम इंफॉर्मेशन निकालें कि हम रिलेशन क्या क्या है, काइनेमेटिक्स के पैरामीटर्स क्या क्या हैं जिनके बीच में हमें ग्राफ्स गिवन होंगे या कुछ इंफॉर्मेशन पूछी गई होगी, वो पैरामीटर्स क्या क्या होंगे। तो वो पैरामीटर्स को ध्यान से सुनो। वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, एक्सेलरेशन, यही चार पांच पैरामीटर्स हैं। काइनेमेटिक्स के पैरामीटर एक तो टाइम है ही है, उसके बाद वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन। तो हमारे पास डिफरेंशियल फॉर्मेट्स क्या है, डिफरेंशियल फॉर्मेट्स या फिर इक्वेशंस
ऑफ काइनेमेटिक्स पैरामीटर्स। जो अपने पास डिफरेंशियल फॉर्मेट्स हैं या फिर डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं उनको लिखते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूं तो या फिर वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी dx/dt होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गई बात। एक्सेलरेशन होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये dv/dt होगा। ठीक है, और ये dx/dt या dy/dt भी लिख सकते हो, कोई भी वन डायरेक्शन में हो, या फिर वेक्टर फॉर्मेट में तो v dr/dt होता है, बट हम वन डी के ग्राफ पढ़ेंगे कि एक लाइन में पार्टिकल चल रहा होगा तो क्या होगा। फिर बाद में एक से ज़्यादा डायरेक्शन में पार्टिकल चलेगा तो उसके भी चीज़ें समझेंगे कैसे होगा, बट वो 2D में है ना। अभी के लिए सिंपल 1D में पार्टिकल चल रहा है एक डायरेक्शन में, तो कैसे उसके पैरामीटर्स ड्रॉ करे जा सकते हैं। तो एक्सेलरेशन v dv/dt है, और एक्सेलरेशन का ही एक और इक्वेशन है v dv/dx, v dv/dx। समझ में आ गई बात। ये तीन इक्वेशन है, इन्हीं तीन इक्वेशंस पे बेस्ड इनके इक्वेशंस बना डराइव करते हैं हम। मोशन इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स जो हम इक्वेशन ऑफ मोशन डराइव करी थी, v = u + at, s = u + ½ at² v² - c² = 2s, तीनों कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, वो भी ड्राइव कर सकते हैं और उन्हीं के बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। या फिर अगर वेरिएबल भी हुए, एक्सेलरेशन वेरिएबल भी हुई, तो अलग अलग इक्वेशंस बना करके हम इनके ग्राफ बना सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो फॉर ग्राफ्स है ना, टू ड्रॉ ग्राफ, सबसे पहले बात तो टू ड्रॉ ग्राफ। ग्राफ बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ग्राफ बनाने के लिए वी कैन डिराइव द इक्वेशंस ऑफ पैरामीटर्स यूजिंग अबोव डिफरेंशियल इक्वेशंस and then we can draw graphs from those equations। समझ में आई बात। तो या तो हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशंस हो, उन डिफरेंशियल इक्वेशंस से हम इक्वेशन निकाल लेंगे कि भाई एक्सेलरेशन कैसे वेरी करे, उसका इक्वेशन हो हमारे पास टाइम के साथ में, तो वी टी इक्वेशन आ जाएगी। एक्स के साथ वेरी कैसे कर रही है वेलोसिटी ये, या फिर एक्सेलरेशन ऐसे हो तो वी एक्स का रिलेशन आ जाएगा। तो इस तरीके से हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को यूज लेकर के अलग अलग इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं, और फिर बता देंगे भाई इतने टाइम में ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी के ग्राफ हैं, इक्वेशंस हैं, तो यहाँ ऐसे ऐसे इक्वेशन ग्राफ बनेंगे। बट अभी हम ग्राफ बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है, अभी हम ग्राफ को स्टडी करने में इंटरेस्टेड है कि ग्राफ हमें गिवन हो कि चलो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे गिवन है तो क्या होगा। तो सबसे पहले इन पैरामीटर्स को समझें कि ये जो तीन डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं ये हमें बताती है किस किस के बारे में है। सबसे पहले हम इनको सीक्वेंस से समझते हैं कि सबसे पहले है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के बाद में वेलोसिटी, वेलोसिटी के बाद में टाइम, सॉरी एक्सेलरेशन। ये डिफरेंशियल फॉर्मेट्स के ऑर्डर में मैंने उसको अरेंज करा है कि मैं एक्सेलरेशन को, अगर मैं पोजीशन को डिफरेंशिएट करूंगा या फिर डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करूंगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट ये जो भी हो रहा है वो विद रेस्पेक्ट टू टाइम हो रहा है, चाहे इंटीग्रेशन हो चाहे डिफरेंशिएशन हो, सब टाइम के रेस्पेक्ट में बता रहा हूँ अभी मैं। कि जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रेस्पेक्ट टू टाइम तो डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन को डिफरेंशिएट करूंगा तो वेलोसिटी बनेगी, और वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करूंगा तो एक्सेलरेशन बनेगा। अब यही चीज़ अगर मैं उल्टी कर दूं, अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं, इंटीग्रेशन की बात करूं, तो एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करने पर हम वेलोसिटी की तरफ जाएंगे, क्योंकि रिवर्स प्रोसेस होता है। ये मत समझ लेना कि भाई एक्सेलरेशन को इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगी, मिलेगा तो वेलोसिटी, वेलोसिटी जैसे पैरामीटर, लेकिन एग्जैक्ट में वो चेंज इन वेलोसिटी मिलती है, तो वो हम आगे समझेंगे। बट ये समझो कि x को डिफरेंशिएट करूंगा तो v की तरफ जाऊंगा, v को डिफरेंशिएट करूंगा तो a की तरफ जाऊंगा, यानी कि x का डिफरेंशिएशन तो v होगा और v का डिफरेंशिएशन a होगा, और a के इंटीग्रेशन से हमें वेलोसिटी मिलेगी और v के इंटीग्रेशन से हमें मिलेगा क्या, डिस्प्लेसमेंट या फिर पोजीशन। समझ में आई क्या? तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के इंटीग्रेशन से हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के इंटीग्रेशन से हमें वेलोसिटी मिलेगी, चेंज इन वेलोसिटी मिलेगी, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो ये एक ऑर्डर है जो हमें इन चीज़ों को आसानी से याद रखने में हेल्प करेगा कि भाई इस ऑर्डर के हिसाब से चीज़ें चलेंगी और ये इनके रिलेशंस हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये इनके रिलेशन है, इस तरीके से हमें आगे मूव फॉरवर्ड होना है। तो सबसे पहली बात कि हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये डिफ्रेंशिएशन से क्या मिलता है? डिफ्रेंशिएशन देता है हमें स्लोप। डिफ्रेंशिएशन हमें क्या देता है? डिफ्रेंशिएशन हमें देता है स्लोप, गिव्स स्लोप ऑफ ग्राफ, स्लोप। डिफ्रेंशिएशन गिव्स
स्लोप। और इंटीग्रेशन हमें क्या देता है? इंटीग्रेशन गिव्स एरिया अंडर द कर्व, गिव्स एरिया अंडर द कर्व। ये हमने पढ़ा हुआ है, जिसमें बेसिक मैथ्स में पढ़ा था कि भाई डिफरेंशिएशन तो किसी भी ग्राफ का जो डिफरेंशिएशन हो तो उस ग्राफ का पॉइंट्स पे, जिस पॉइंट पे डिफरेंशिएट करोगे उस पॉइंट पे तुम्हें स्लोप दे देगा। और इंटीग्रेशन हमें देता है वीटी, जो अगर वीटी ग्राफ का इंटीग्रेशन करोगे तो वीटी ग्राफ का एरिया मिल जाएगा, एटी ग्राफ का इंटीग्रेशन करो एटी ग्राफ का एरिया मिल जाएगा। समझ में आ रही बात है? तो इंटीग्रेशन हमें ग्राफ के अंदर, उसका इंटीग्रेशन का ग्राफिकल मीनिंग होता है एरिया अंडर द कर्व, और डिफरेंशिएशन का ग्राफिकल मीनिंग जो होता है वो होता है स्लोप। ठीक है, अब इन चीज़ों को ध्यान से समझो कि अगर हमें कोई ग्राफ दे रखा होगा तो हम स्लोप से क्या चीज़ें निकाल सकते हैं उनकी, और एरिया से हम क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हैं। हमारे पास देखो ग्राफ किन किन पैरामीटर्स के बीच में हो सकते हैं। हमारे पास तीन चीज़ें हैं, चार चीज़ें हैं ग्राफ्स जो बन सकते हैं, वो किन किन के बीच में बन सकते हैं। हमारे पास चार चीज़ें हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम। समझ में आई बात? कोई भी कॉम्बिनेशन का ग्राफ दिया हो सकता है तुम्हारे पास में वी एक्स ग्राफ दे रखा हो, वी वर्सेज एक्स का दे रखा हो सकता है ए वर्सेज वी का दे रखा हो सकता है वी वर्सेज टी, ए वर्सेज टी का, वी वर्सेज टी, एक्स वर्सेज टी। इनमें से कोई भी दो, 4C2 अगर तुम कॉम्बिनेशन बनाना चाहो, अगर पी एंड सी तुमने पढ़ रखा है तो 4C2 है ना, इन चार में से कोई भी दो का कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है। तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे वो तुम निकाल सकते हो 4C2। खैर हाँ, हम पढ़ते हैं कि भाई ग्राफ इनके बीच में किन्हीं की भी, कोई भी दो पैरामीटर के बीच में ग्राफ दिया जा सकता है। बट जो मेनली जो ग्राफ दिए जाएंगे उनमें हम पता कैसे करेंगे कि कौन सा पैरामीटर कहाँ से हमें मिलेगा। तो इनको अगर हम ध्यान से सुनेंगे तो ध्यान से सुनो। पहला जो पोजीशन डिस्प्लेसमेंट का जो डिफरेंशिएशन है, डिस्प्लेसमेंट वाले से बात करें कि जो पहली इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन हम बात करें, एक्सेलरेशन सॉरी वेलोसिटी जो है वो dx बाई डी टी है, वेलोसिटी dx बाई डी टी है। इस इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा? इस इक्वेशन से मिलेगा कि भाई वेलोसिटी जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। ये बोल सकता हूँ भाई dx बाई dt क्या होगा? vt ग्राफ का स्लोप होगा, यानी कि xt ग्राफ दे रखा होगा, इसको st भी बोल सकते हैं, st ग्राफ दे रखा होगा, xt ग्राफ दे रखा होगा, तो हम उसको बोलेंगे कि भाई ये तो उसका स्लोप, अगर हमें वेलोसिटी निकालनी होगी जिस किसी भी पॉइंट पे कि इस पॉइंट वेलोसिटी कितनी है तो उस पॉइंट पे स्लोप निकालेंगे। यानी कि xt ग्राफ का स्लोप एरिया सॉरी स्लोप हमें क्या दे देगा? वेलोसिटी देगा। यानी कि मैं अगर तुम्हें बताना चाहूँ कि मान लो किसी भी टाइम v और t का, x और t, x बोलूँ या फिर बोलूँ इसको s, इसका अगर हमें ग्राफ दे रखा है, ये कुछ इस तरीके से ग्राफ दे रखा है। ठीक है, तो हमें जिस भी पॉइंट पे, मान लो इस पॉइंट पे हमें चाहिए था, इसको थोड़ा सही बना देता हूँ, हमें मान लो इस पॉइंट पे चाहिए था, तो इस पॉइंट पे हम स्लोप देखेंगे, स्लोप 0, इस जगह पे स्लोप 0, तो इस टाइम पे वेलोसिटी ये मान लो कुछ t1 टाइम था, इस t1 टाइम पे वेलोसिटी 0 हो गई। समझ में आई बात? इस पॉइंट पे पूछा हमसे, मान लो कोई इस टाइम पे पूछे हमसे कोई, तो इस टाइम पे देखेंगे स्लोप नेगेटिव, तो हम बोल देंगे कि वेलोसिटी नेगेटिव। इस टाइम पे पूछे कोई तो हम बोल देंगे कि देखो यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है तो वेलोसिटी पॉजिटिव। समझ में आई क्या बात? ये वीटी ग्राफ है, तो यहाँ पे मैं बोलूँ कि स्लोप पॉजिटिव है मतलब कि वेलोसिटी पॉजिटिव है। यहाँ पे बोलूँगा कि स्लोप यानी कि वेलोसिटी नेगेटिव है, यानी कि स्लोप, और यहाँ पे स्लोप 0 यानी कि वेलोसिटी 0 है। तो वीटी ग्राफ से या फिर एक्सटी ग्राफ या बोलो एसटी ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से हमें वेलोसिटी मिलती है। और वेलोसिटी स्लोप कैसे निकालेंगे? या तो हमें इक्वेशन दे रखा होगा तो dx बाई dt कर लेंगे, या फिर हम क्या निकालेंगे? स्लोप्स पे टेंजेंट बनाएंगे, है ना। हम क्या बनाएंगे? टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और टेंजेंट में हम देखेंगे कि वो जो एंगल है एक्स एक्सिस के साथ में वो कितना बन रहा है, और वो tan थीटा उसका क्या बनेगा? स्लोप बनेगा। ठीक है, और वो स्लोप से हमें वेलोसिटी पता चलेगी। मान लो किसी भी इंस्टेंट पे ये ग्राफ बन रहा है, तो इस ग्राफ में मान लो इस पॉइंट पे ही तुम्हें चाहिए कि वेलोसिटी कितनी है, तो इस पॉइंट पे हम टेंजेंट बनाएंगे। समझ में आएगी बात? इस टेंजेंट का जो भी स्लोप होगा, इस टेंजेंट का जो भी स्लोप होगा ये थीटा, इस पॉइंट पी पे मैं बोलूँगा कि इस पॉइंट पी की वेलोसिटी होगी। समझ में आ रही बात? ये मान लो कुछ टी नोट है, तो इस ये पॉइंट पी है, तो वेलोसिटी एट पॉइंट पी यानी फिर वेलोसिटी एट टी इक्वल टू टी नोट जो होगा वो tan थीटा के बराबर हो जाएगा।
अगर ये स्लोप अगर मैं देखूंगा तो स्लोप जो बनेगा m वो टेन थीटा ही होगा। भाई जो टेंजेंट होती है, टेंजेंट का अगर एक्सिस के साथ में एंगल थीटा है तो उसका जो स्लोप बनेगा वो टेन थीटा बनेगा। और एक्स टी ग्राफ का अगर वो स्लोप है तो वो स्लोप वेलोसिटी बन जाएगा, यानी कि जिस टाइम पे स्लोप निकालोगे उस टाइम की तुम्हें वेलोसिटी पता चल जाएगी। समझ में आ गई बात? इस तरीके से ये काम करेगा। वी एक्स टी ग्राफ से हम ये निकाल सकते हैं। और एक्स टी ग्राफ का किसी भी टाइम पे पूछेगी भाई पोजीशन, अगर ये पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ हुआ तो किसी भी टाइम टी पे जो कोऑर्डिनेट होगा वही पोजीशन होगी, या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हुआ तो जो कोऑर्डिनेट होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो एक्स टी ग्राफ से हमें ये पता चल जाता है। एक्स टी ग्राफ का स्लोप हमें क्या दे देगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप गिव्स वेलोसिटी, हमें वो वेलोसिटी के बारे में बता देगा। और उसके खुद के कोऑर्डिनेट हमें किसी भी टाइम टी पे पोजीशन या फिर डिस्प्लेसमेंट बता देंगे, जो भी ग्राफ होगा पोजीशन का डिस्प्लेसमेंट का उसके हिसाब से। ठीक है, ये तो डी एक्स बाई डी टी, वी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी वाले रिलेशन से हम पता कर सकते हैं ये वाली चीज़ें। ठीक है, अब हम सबसे पहले स्लोप वाली चीज़ें ही देख लेते हैं। स्लोप वाली चीज़ों में, या फिर हम पहले इसी इक्वेशन को पूरा वो कर लेते हैं कि भाई v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी था। अब v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी में अगर मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ तब तो मैं डी एक्स बाई डी टी यानी एक्स टी ग्राफ का स्लोप निकाल करके वेलोसिटी निकाल सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इसी इक्वेशन को थोड़ा अलग तरीके से देखूँ, इसी इक्वेशन को मैं देखता हूँ कि मैं डी टी को उधर भेज दूँ फिर डी एक्स रखूँ। ठीक है ना, इसी इक्वेशन को मैं अगर देखता हूँ कि जो v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी था या फिर डी एस बाई डी टी था, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ डी एक्स इक्वल टू वी डी टी लिख सकता हूँ और इंटीग्रेट कर दूँ। समझ में आ रही बात? इसको मैं इसी तरीके से लिख के इंटीग्रेट कर दूँ तो वी डी टी, जो इंटीग्रेशन डी एक्स क्या था, डी एक्स तो डिस्प्लेसमेंट था, इंटीग्रेशन डी एक्स बन जाएगा तो टोटल डिस्प्लेसमेंट एस या फिर बोलो एक्स, वो इंटीग्रेशन वी डी टी। अब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हुई तो वेलोसिटी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी टी का जो इंटीग्रेशन होगा डी टी का वो टाइम बन जाएगा वी इंटू टी डिस्प्लेसमेंट। और अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है तो फिर जो भी फंक्शन बनेगा उसका वैल्यू रखकर हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। बट जो भी हो, किसी भी t1 से t2 तक अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो ये वाला जो रिलेशन हमें देगा वो क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जो वीटी ग्राफ का एरिया होगा, ये वाला जो इंटीग्रेशन होगा, ये इंटीग्रेशन क्या चीज़ बताएगा हमें, इंटीग्रेशन वी डी टी क्या बनता है, एरिया अंडर वी वर्सेस टी ग्राफ। समझ में आ गई बात? v वर्सेस, ऐसा समझ लो v वर्सेस टी ग्राफ। तो इंटीग्रेशन वी डी टी होता है v वर्सेस टी ग्राफ का एरिया। तो t1 से t2 में एरिया निकाल लोगे तो t1 से t2 का जो होगा डिस्प्लेसमेंट दे देगा। यानी मैं बोल सकता हूँ कि एरिया अंडर, यहाँ पे मैं स्टार मार्क करके ये लिख सकता हूँ स्टेटमेंट कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, क्या दे देता है, डिस्प्लेसमेंट दे देता है। ये हमें देता है एरिया अंडर वीटी ग्राफ। ठीक है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या दे देगा हमें, डिस्प्लेसमेंट दे देगा। ये देख लो, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये इसको ग्राफ बना के समझें अगर हम कि एरिया अंडर वीटी ग्राफ, हमें एरिया अंडर, जो इसको यहाँ पे रख लेते हैं ताकि एक ही पेज में हम चीज़ें कैलकुलेट कर पाएँ। हाँ, अब हम एरिया अंडर दी कर्व, यानी कि हमें कोई ग्राफ दे रखा है, मान लो हम ग्राफ बना रहे हैं किस किस के बीच का, ये मान लो ये ग्राफ दे रखा है हमें वेलोसिटी वर्सेस टाइम के बीच का ग्राफ का एरिया, तो ये डिस्प्लेसमेंट देगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया। इधर ये टाइम और ये वेलोसिटी, मान लो ये कुछ इस तरीके से ग्राफ दे रखा है हमें। ठीक है, तो जिस टाइम पे पॉजिटिव एरिया है वहाँ पे पॉजिटिव तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट, जहाँ पे नेगेटिव एरिया वहाँ पे नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, जहाँ पे पॉजिटिव एरिया वहाँ पे पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। तो ये एरिया जैसे पॉजिटिव है तो ये एरिया पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एरिया नेगेटिव है तो ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो ये वाला एरिया जो होगा, ये वाला एरिया यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट देगा, ये वाला एरिया यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट देगा। और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से बता सकता हूँ कि अगर देखो वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी जीरो से यहाँ तक, t इक्वल टू जीरो से t इक्वल टू दिस तक,
वेलोसिटी पहले बढ़ी है और घटी है, लेकिन घटी है इसका मतलब ये नहीं नेगेटिव है, जीरो से पॉजिटिव में गई, पॉजिटिव से घट के जीरो आई है, यानी कि इस पूरे रीजन में पॉजिटिव थी वेलोसिटी, तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा। तो देखो यहाँ पे पूरा ये एरिया पॉजिटिव है तो इसका एरिया पूरा ही क्या बनेगा, डिस्प्लेसमेंट बनेगा, और पूरा एरिया पॉजिटिव है तो डिस्प्लेसमेंट मतलब कि बढ़ ही रहा है। यहाँ से यहाँ तक का एरिया इतना सा था तो इतना डिस्प्लेसमेंट, फिर आगे जाऊंगा तो ये एरिया बनेगा, आगे जाऊंगा तो ये एरिया ऐड होता जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम। फिर उसके बाद में वेलोसिटी नेगेटिव है तो पार्टिकल घूम गया, वेलोसिटी जीरो हुई यहाँ पे, फिर उसके बाद में पार्टिकल घूम गया, वेलोसिटी नेगेटिव, तो अब डिस्प्लेसमेंट कम होगा तो ये नेगेटिव एरिया ऐड होकर डिस्प्लेसमेंट कम करता रहेगा यहाँ तक। फिर उसके बाद वेलोसिटी वापस से जीरो और फिर पॉजिटिव, तो फिर वापस से डिस्प्लेसमेंट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया में डिस्प्लेसमेंट देता है। सिंपल अगर मैं बनाना चाहूँ तो ऐसा समझ सकते हो कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया, मान लो कुछ ऐसा ग्राफ है तुम्हारे पास में, कोई भी ऐसे रैंडम सा ग्राफ है वी टी का, वी वर्सेस टी, तो तुम अगर T1 से, इस T1 से और इस T2 के बीच में इसको एरिया निकाल लोगे तो यहाँ से यहाँ तक का तुम्हें क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। ये एरिया जो तुम्हें मिलेगा, ये एरिया, यही डिस्प्लेसमेंट है। समझ में आ गई बात? T1 से T2 तक का, T1 से T2 का एरिया देखोगे, T1 से T2 का डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, जिस भी इंटरवल का तुम एरिया देखोगे उसी इंटरवल का वो डिस्प्लेसमेंट होगा। समझ में आ गई बात? ये इस तरीके से है। ये तो हमारा जो पहली इक्वेशन थी v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी या v इक्वल टू डी एस बाई डी टी, ठीक है ना, उसके लिए था। अब दूसरी इक्वेशन हमारे पास में, सेकंड इक्वेशन जो हमारे पास है वो एक्सेलरेशन की है, जो कि हम डी वी बाई डी टी से लिखते हैं, ठीक है ना, एक्सेलरेशन डी वी बाई डी टी। यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि जो ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी टी लिखने का मतलब क्या है, डी वी बाई डी टी होगा वी टी ग्राफ का स्लोप, वी डी वी बाई डी टी वी टी ग्राफ का स्लोप होगा, और वी टी ग्राफ का स्लोप मतलब क्या है, एक्सेलरेशन। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि स्लोप ऑफ वी वर्सेस टी ग्राफ गिव्स क्या, एक्सेलरेशन। क्या देगा हमें बेटा, एक्सेलरेशन देगा। वी टी ग्राफ का स्लोप हमें एक्सेलरेशन देगा, और हमें वी टी ग्राफ का स्लोप, वी टी ग्राफ जो दे रखा होगा उसका स्लोप कैसे निकालेंगे, जैसे मान लो यही ग्राफ दे रखा है हमें, तो ये अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप ना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ ना हो करके और वेलोसिटी टाइम का ग्राफ अगर होता, तो ये पी पॉइंट पे जो स्लोप बन रहा है, ये स्लोप वेलोसिटी नहीं, इस बार ये एक्सेलरेशन बनता एट पॉइंट पी। समझ में आ गई क्या बात? स्लोप है वो टेन थीटा बनता, टेंजेंट का जो हॉरिजॉन्टल से एंगल है वो टेन थीटा, और वो स्लोप हम निकाल लेते, या फिर हम स्लोप अगर स्ट्रेट लाइन है डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स वाले मेथड से भी निकाल सकते। स्लोप किसी भी तरीके से, स्लोप निकालने के लिए हमने कई तरीके सीख रहे हैं, डिफरेंशिएशन से या कोऑर्डिनेट से, जैसे भी है ना, कर्ड पाथ होगा तो हमें इक्वेशन दे रखी होगी तो वहाँ से हम स्लोप निकाल सकते हैं, या फिर हम टेंजेंट ड्रॉ करके हम एंगल अगर पता हो तो हम वहाँ से निकाल सकते हैं। तो एक्सेलरेशन जो है वो वी डी वी बाई डी एक्स, इस तरीके से जो रिलेशन होगा उससे हमें एक्सेलरेशन पता चल जाएगा, उसका स्लोप। अभी इसी का जो दूसरा फॉर्मेट है कि यही जो इक्वेशन है, जैसे इसमें हमने देखा था कि भाई वेलोसिटी डी एक्स बाई डी टी होती है, तो एक्स टी ग्राफ का स्लोप हमें वी दे रहा है, उसको दूसरे तरीके से इंटीग्रेट करके देखा था तो हमें पता चला था कि एक्स जो इंटीग्रेशन होगा डी एक्स का, यानी डिस्प्लेसमेंट, वो इंटीग्रेशन वी डी टी यानी वी टी ग्राफ का एरिया, वी टी ग्राफ का एरिया में डिस्प्लेसमेंट देता है। वैसे ही ई टी ग्राफ का ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी है, इस रिलेशन में एक तो डी वी बाई डी टी यानी कि वी टी ग्राफ का स्लोप, और डी टी को इधर भेज करके अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा, दूसरा जो रिलेशन बनेगा मेरे पास कि ये जो एक्सेलरेशन इक्वल टू डी वी बाई डी टी है, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ v इक्वल टू डी एक्स, वी इक्वल टू ए डी टी, और इसको इंटीग्रेट कर सकता हूँ। इसको इंटीग्रेट करूँगा किसी भी टाइम t1 से t2 तक, तो ये रिलेशन क्या बन जाएगा, ये रिलेशन बन जाएगा हमारे पास में वेलोसिटी। देखो t इक्वल टू T1 पे मान लो इनिशियल वेलोसिटी u है, तो t इक्वल टू T2 पे वेलोसिटी फाइनल v कितनी होगी, तो इंटीग्रेशन dv का इंटीग्रेशन बनेगा बेटा v, और उसके लिमिट अपर लिमिट v से u तक अगर मैं लगाऊंगा तो देखो ये बन जाएगा v माइनस यू इक्वल टू इंटीग्रेशन a dt, और वो T1 से T2 तक जो भी तुम्हारा लिमिट है। यानी कि ये जो एरिया बना, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे मैं, ये जो पार्ट बन रहा है, ये जो पार्ट बन रहा है, इस पार्ट को मैं बोल सकता हूँ एरिया अंडर ए टी ग्राफ बोल सकता हूँ, इंटीग्रेशन ए डी टी। भाई इंटीग्रेशन वाई डी एक्स, जैसे हम इसको कैसे रिलेट कर पा रहा हूँ, जैसे इंटीग्रेशन वाई डी एक्स अगर हम लिखते हैं इंटीग्रेशन वाई डी एक्स,
तो ये y वर्सेज x ग्राफ का एरिया होता है, तो वैसे इंटीग्रेशन v dt v t ग्राफ का एरिया, और वैसे ही इंटीग्रेशन a dt a t ग्राफ का एरिया। समझ में आ गई बात। तो अगर सेम डायग्राम अगर मैं यहाँ बनाना चाहूँ कि भाई ये जो चीज़ है, अगर हमें ये ग्राफ वी टी का ना हो करके ये ग्राफ अगर ए टी का होता, अगर ये ग्राफ वी टी का ना हो करके ये ग्राफ ए टी का होता, तो यहाँ से यहाँ तक T1 से T2 तक जो एरिया बनता है, ये एरिया चेंज इन वेलोसिटी बनता, सॉरी हाँ, ये क्या बनता तुम्हारा, ये v माइनस यू क्या है, v माइनस यू को अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो ये तुम्हारा चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। तो ये है चेंज इन वेलोसिटी, एरिया क्या बंदा बता देगा तुम्हें, v माइनस यू, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी, जिसको डेल्टा v से लिख सकते हैं। तो T1 पे कोई वेलोसिटी है और T2 पे कोई वेलोसिटी है, तो दोनों का डिफरेंस दे देगा v2 माइनस v1, एक तरीके से v माइनस यू। तो मैं लिख सकता हूँ कि एरिया अंडर, क्या लिख सकता हूँ मैं यहाँ से, एरिया अंडर a वर्सेस t ग्राफ गिव्स चेंज इन वेलोसिटी। क्या देता है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी। ध्यान रखना इस चीज़ का, एरिया अंडर ए टी ग्राफ जो होता है वो वेलोसिटी नहीं, चेंज इन वेलोसिटी देता है। हम लोग वेलोसिटी की तरफ हमें वापस लेके जाता है, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी की तरफ लेके जाता है एरिया, लेकिन वो वेलोसिटी नहीं देता भाई, किसी भी टाइम टी की वेलोसिटी नहीं देता। तुम बोलो कि इस इतने टाइम में, अब तुम यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकाल रहे हो, तो ये एरिया किसी वेलोसिटी के बराबर कैसे हो सकता है कि भाई वो वेलोसिटी यहाँ की होगी कि यहाँ की होगी कि यहाँ की होगी, ये भी तो कंफर्म नहीं है ना कि भाई इंटीग्रेशन वीडीटी कर रहे हो तो वेलोसिटी अगर है तो कहाँ की वेलोसिटी है। तो उसको ध्यान रखने का यही तरीका है कि तुम ये सोच रहे हो कि वेलोसिटी है तो वो कहाँ की वेलोसिटी है, यहाँ पे तो बहुत सारे टाइम है, तो उससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा वो सिर्फ वेलोसिटी नहीं है, वो चेंज इन वेलोसिटी है कि T1 से T2 तक जो भी एरिया निकाला उसमें वेलोसिटी कितनी चेंज हुई है। अब अगर ये पॉजिटिव एरिया आएगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, नेगेटिव एरिया आएगा तो वेलोसिटी घटेगी, सिंपल सी बात है। समझ में आई बात। यानी कि अगर यही ग्राफ कुछ इस तरीके का होता, यहाँ से मैं उठा लूँ, अगर ये ग्राफ तुम्हारे पास होता ए वर्सेस टी का, ये ग्राफ तुम्हारे पास ए वर्सेस टी का होता है इस बार, तो ए वर्सेस टी के ग्राफ में ये पॉजिटिव डेल्टा वी और यहाँ पे ये नेगेटिव डेल्टा वी, चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव, चेंज इन वेलोसिटी नेगेटिव, यानी कि इस रीजन में पूरे में वेलोसिटी बढ़ रही होगी और इस रीजन में पूरे में वेलोसिटी घट रही होगी। समझ में आ गई बात। जहाँ जहाँ पे एरिया नेगेटिव यानी कि चेंज इन वेलोसिटी नेगेटिव यानी कि वेलोसिटी घट रही होगी, और जहाँ जहाँ पे चेंज इन एरिया सॉरी जो एरिया पॉजिटिव वहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव होगी यानी कि वेलोसिटी बढ़ रही होगी। ये सबसे पहले देखो हमें ग्राफ्स के बारे में कि क्या इन्फॉर्मेशन हम देख सकते हैं, पहले से ही सबसे सारी चीज़ें हम एक बार समझ लेते हैं कि भाई क्या क्या इन्फॉर्मेशन ग्राफ में हो सकती है, कब कैसी इन्फॉर्मेशन को कैसे यूज में लिया जा सकता है। तो ये चीज़ें हम निकाल सकते हैं ग्राफ से, हम ये पता कर सकते हैं कि भाई एरिया पॉजिटिव है तो चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव आ रहा होगा, मतलब कि वो ऊपर की वेलोसिटी बढ़ रही होगी, और नेगेटिव है तो वेलोसिटी घट रही होगी। ठीक है, और ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि इंटीग्रेशन ए डी टी करेंगे तो यहाँ पे डी टी पॉजिटिव, टाइम बढ़ेगा टी से डी टी में, और एरिया ए भी पॉजिटिव तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आता है। ये हमने बेसिक मैथ से खूब अच्छे से समझा था कि ये कब एरिया पॉजिटिव नेगेटिव होगा, ये कब पॉजिटिव नेगेटिव होगा। तो हम हमारा टाइम जो काइनेमेटिक्स में होगा वो टाइम बढ़ेगा ही हमेशा, जीरो के बाद में 1 2 3 वो कम नहीं होगा। तो इस वजह से ये वाला एरिया जो बनेगा वो इधर से इधर जाएंगे लेफ्ट राइट हमेशा, तो ये पॉजिटिव बनेगा और ये नेगेटिव बनेगा। ठीक है, तो ये था जो सेकंड इक्वेशन थी हमारी ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी, इसके बारे में। ठीक है, ये पूरी इंफॉर्मेशन इसके बारे में, चाहे एरिया देखो चाहे इसका हमें वो देखना पड़े, स्लोप देखना, स्लोप वाला रिलेशन और एरिया वाला दोनों रिलेशन आ गए। उसके बाद में हमारी तीसरी रिलेशन है, क्वेश्चन से पहले हम पूरा समझ लेते हैं एक बार इसको। ए टी ग्राफ और जो भी ग्राफ बन सकते हैं हम, जो मेनली जो जो ज़्यादा क्वेश्चन हमें देखने मिलते हैं हम उनको पूरा समझ लेते हैं, बाकी तुम अपने आप समझ जाओगे। तीसरा है हमारे पास में ए टी ग्राफ, क्या है, वी टी एक्स टी ग्राफ हो गया, वी टी ग्राफ हो गया, ठीक है ना, सॉरी ए इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी हो गया। ठीक है, उसके बाद में वी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी हो गया, ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी हो गया। उसके बाद में जो हमारे पास इक्वेशन है ना वो ए इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स है। ठीक है ना, वी डी वी बाई डी एक्स है। इस इक्वेशन को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो वेलोसिटी और वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज विद एक्स, दो चीज़ें हैं इसमें, वेलोसिटी और वी डी वी बाई डी एक्स। ये वाली इक्वेशन काम ही तब आती है जब वी और एक्स का रिलेशन गिवन हो, यानी जहाँ पे वी एक्स ग्राफ तुम्हें गिवन हो, वी एक्स ग्राफ तुम्हें गिवन हो, और वी एक्स ग्राफ से तुम क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो।
सबसे पहले तो वी एक्स ग्राफ तुम्हें दे रखा हो तो एक्सेलरेशन कैसे निकालनी है, वी एक्स ग्राफ का सबसे पहले स्लोप निकालो, उस स्लोप को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेलोसिटी एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एंड स्लोप ऑफ, ऐसा लिख देता हूँ, रेट ऑफ चेंज स्लोप ही होता है, एंड स्लोप ऑफ वी वर्सेज एक्स ग्राफ एट एनी पॉइंट गिव्स एक्सेलरेशन। समझ में आई बात? हम ये लिख सकते हैं कि किसी भी पॉइंट पे उस पॉइंट की वेलोसिटी देखो और उस पॉइंट पे डी वी बाई डी एक्स देखो, दोनों एक ही पॉइंट के, ऐसा नहीं कि ये वेलोसिटी किसी और पॉइंट के ले ली, डी एक्स बाई डी वी बाई डी एक्स अलग पॉइंट का ले लिया, फिर वो मल्टीप्लिकेशन कोई सेंस वाले रहेगा नहीं। जिस पॉइंट पे तुम डी वी बाई डी एक्स देख रहे हो उसी पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तब जा करके तुम उस पॉइंट की एक्सेलरेशन मिलेगी और साइन के साथ मिलेगी। यानी कि अगर तुम्हारे पास में कोई ये मान लो ये ग्राफ है तुम्हारे पास में, अगर ये ग्राफ तुम्हारे पास में किस किस के बीच का दे रखा है, ए और एक्स के बीच का दे रखा, सॉरी वी और एक्स के बीच का दे रखा है, वी टी के बजाय वी और एक्स के बीच का ग्राफ दे रखा है। तो हम इसको अगर समझना चाहेंगे तो मान लो पी पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी भी देखी हमने और पी पॉइंट पे हमने इसका वो भी देखा, पी पॉइंट पे वेलोसिटी भी देखी और पी पॉइंट पे इसका स्लोप भी देखा। तो स्लोप हमें पता है, मान लो इसका स्लोप m है, tan थीटा है, और ये वेलोसिटी कुछ वी नॉट है, वेलोसिटी कुछ v है, और ये डिस्प्लेसमेंट कुछ x है। और यहाँ पे हमने देखा कि जो अगर एक्सेलरेशन निकालना हुआ m tan थीटा, एक्सेलरेशन एट पॉइंट p क्या होगा, वेलोसिटी v, इस पॉइंट p की वेलोसिटी को vp बोल दिया तो v ऑफ p इंटू डी वी बाई डी एक्स ऑफ p, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेलोसिटी ऑफ p इंटू यहाँ का स्लोप ये tan थीटा जो भी है इसका स्लोप ये AP, ये पी पॉइंट की एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगी। तो इस तरीके से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं अगर हम ये ग्राफ गिवन हो तो, ठीक है। और इसी ग्राफ का दूसरा जो फॉर्मेट हो सकता है, इसी ग्राफ का दूसरा फॉर्मेट हो सकता है तुम्हारे पास में दूसरे तरीके से अगर मैं इसको लिखना चाहूँगा तो जैसे इस तरीके से लिखा हुआ हो कि एक्सेलरेशन v डी वी बाई डी एक्स है, इसको मैं कन्वर्ट करूँ v डी वी इक्वल टू ए डी एक्स में। अब इसको इंटीग्रेट कर दूँ तो देखो t इक्वल टू एक्स इक्वल टू 0 पे, x की वैल्यू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी u है, x की वैल्यू x1 पे समझ लो, और इनिशियल वेलोसिटी u है तो x की वैल्यू x2 पे वेलोसिटी v कितना होगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो अब देखो dv का इंटीग्रेशन तो क्या बन जाएगा, dv का इंटीग्रेशन बन जाएगा बेटा v स्क्वायर बाई 2 और लिमिट u से v तक, और इंटीग्रेशन इधर a dx कहाँ से कहाँ तक, x1 से x2 तक। अब ये v स्क्वायर बाई 2 माइनस यू स्क्वायर बाई 2 बन जाएगा, क्या बन जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2, और ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ए डी एक्स, क्या बन जाएगा बेटा, इंटीग्रेशन ए डी एक्स x1 से x2 तक, ये बन रहा है तुम्हारा। अब ये जो इक्वेशन बनी इंटीग्रेशन वी डी एक्स की, इसमें तुम ध्यान से देखोगे ना तो ये वाला जो पोर्शन है इंटीग्रेशन ए डी एक्स, ये होगा एरिया अंडर ए वर्सेज एक्स ग्राफ, यानी कि ए वर्सेज एक्स ग्राफ, अगर एक्सेलरेशन वर्सेज डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ तुम्हें दे रखा हो, एक्सेलरेशन वर्सेज डिस्प्लेसमेंट का, तो ये ग्राफ तुम्हें चेंज इन वेलोसिटी नहीं देता, ये तुम्हें वेलोसिटी के स्क्वायर के चेंज का हाफ देता है। देखो इन इक्वेशंस को, जो तुम्हारी इंटीग्रेशन वाली इक्वेशंस है ना, उनको याद रखने का और भी आसान तरीका बताता हूँ। जैसे कि भाई इंटीग्रेशन, किस चीज का इंटीग्रेशन क्या देगा, देखो एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो तुमने कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाली इक्वेशन याद रख रखी है ना, उनमें से देखो एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट किस किस में आता है, थर्ड इक्वेशन में वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2ax, तो a इंटू एक्स, भाई इंटीग्रेशन ए डी एक्स तो तब बनेगा जब ए वेरिएबल होगा, यूनिफॉर्म होगा तो ए इंटू एक्स सीधा ही कर सकते हैं ना, तो वो ए इंटू एक्स क्या बनेगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2, तो वहां से याद रख सकते हो, यानी सीधा रख सकते हो ए इंटू डी एक्स, ए एक्स ग्राफ का एरिया निकालना तो ए डी एक्स बनेगा, और ए डी एक्स का इंटीग्रेशन वो बन जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2। सिमेट्रिकली अगर मैं ऊपर वापस जाके देखूँ कि ऐसा कहीं पीछे में देखूँ तो ये देखो 80 ग्राफ v इक्वल टू यू प्लस 80 होता है, तो v इक्वल टू यू प्लस 80 है तो u को लेफ्ट में ले आओ, v माइनस यू इक्वल टू 80, और 80 का इंटीग्रेशन a dt का इंटीग्रेशन 80 होगा, उसका जो ग्राफ का एरिया होगा, तो वो चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू देगा तुम्हें। ये वही इक्वेशंस हैं, अगर मैं a को बाहर निकाल लूँ ना तो ये वही v इक्वल टू यू प्लस 80 बन जाएगा, और ये वही v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2x बन जाएगा। और जो फर्स्ट इक्वेशन हमने लिखी थी ये v इंटू टी, ये डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इंटू टाइम बन जाएगा अगर v कॉन्स्टेंट हुआ तो।
तो ये डिस्प्लेसमेंट ही है। और वी टी ग्राफ ये देखो x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी टी ग्राफ का इंटीग्रेशन, v को u प्लस ए टी रखते हैं तो वही तो बनता था। समझ में आ गई बात? तो उससे भी तुम याद रख सकते हो ये चीजें। तो थर्ड इक्वेशन हम देख रहे थे, थर्ड इक्वेशन में जो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई टू है वो इंटीग्रेशन ए डी एक्स है, और x1 से x2 तक इंटीग्रेट करने पर x1 से x2 तक एरिया आएगा। तो उस एरिया में कितना वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई टू आएगा, ये एरिया अंडर मैं बोल सकता हूँ इसमें, एरिया अंडर एक्सेलरेशन वर्सेज एक्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव्स हाफ ऑफ, हम बोले हाफ ऑफ डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ वेलोसिटीज। स्क्वायर की वेलोसिटीज का जो डिफरेंस है ना, उसका हाफ। यानी इसको इस स्टेटमेंट में याद रखने के बजाय इसको तो सिंपल इसी से रख लो कि जो इंटीग्रेशन वी स्क्वायर इंटीग्रेशन ए डी एक्स है वो हमें वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ऐसे याद रखने से तो अच्छा है इसको इसी तरीके से लिख लो, गिव्स वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में टू, ये देता है हमें। समझ में आ गई बात? ये याद रख लो। तो ये तो बेसिक जो हमारी तीन डिफरेंशियल इक्वेशंस थी उनसे बनने वाले जो ग्राफ होंगे उनसे हमें सारी इन्फॉर्मेशन जो मिल सकती है वो यहाँ से हम इन तीनों इक्वेशंस के थ्रू हम निकाल सकते हैं। ठीक है ना? अब यही तीन इक्वेशन थी, इन्हीं तीन के या तो स्लोप निकालेंगे या फिर एरिया निकालेंगे, दोनों यानी तीन के हिसाब से 6 पैरामीटर्स बन गए। या तो हम स्लोप निकाल रहे होंगे या एरिया निकाल रहे होंगे, तो हमें स्लोप से क्या मिलेगा, एरिया से क्या मिलेगा, वो हमने सारी चीज़ें पढ़ ली। तो अगर तुम्हें थोड़ा सा भी थोड़ा डाउट है तो वीडियो को बैक करके देख लो, क्योंकि अब हम क्वेश्चंस पे जाने वाले हैं। ठीक है ना? ये वाला पार्ट हम पढ़ करके अभी क्वेश्चंस पे जाने वाले, क्वेश्चंस करेंगे भाई किस तरीके से हम क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन करेंगे तब ये चीज़ें सीखेंगे कि किस तरीके से अप्लाई हो रही हैं, और एप्लीकेशन आना ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि थ्योरी याद कर लेने से कुछ नहीं होगा कि हमें सब कुछ याद है, देखो फॉर्मूले भी याद है, हमें रिलेशन भी याद है, कुछ नहीं होता। तुम अप्लाई नहीं कर पा रहे हो मतलब तुम्हें वो चीज़ समझ में नहीं है, तुम्हारे दिमाग में प्रोसेस नहीं हो पा रही है। तुम्हें लगता है कि मैं समझ में तो आ गया, मुझे लिख तो लिया मैंने और मुझे याद भी हो गया चीज़ें, लेकिन तुम्हारा माइंड जब तक उन चीज़ों को प्रोसेस नहीं कर पाता मतलब तुम उन चीज़ों पे स्ट्रांग नहीं बने हो, तुम उनको प्रोसेस करना नहीं सीखे हो मतलब तुम अप्लाई नहीं कर पाओगे उन पे। ठीक है ना? क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। तो अप्लाई करना जरूर सीखना, हर एक चीज़ में जो भी सीखो उसको कैसे अप्लाई करना, उसके ऊपर क्वेश्चंस जरूर करने चाहिए। तुम कम पढ़ो लेकिन ऐसा पढ़ो कि उसके ऊपर जो क्वेश्चंस आएंगे वो तुम आराम से कर सको। यानी कि वो तभी होगा जब तुम प्रैक्टिस अच्छी करोगे, जितना पढ़ोगे उसके ऊपर प्रैक्टिस अच्छी किया करो। समझ में आ गई बात? खैर ये सब चीज़ें दोबारा से देख लो। ये तीन रिलेशन थे, वी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, इसमें एक्स टी ग्राफ का स्लोप तुम्हें वेलोसिटी देगा और वी टी ग्राफ का एरिया तुम्हें डिस्प्लेसमेंट दे देगा। फिर दूसरी रिलेशन थी इक्वल टू डी वी बाई डी टी, उसमें वी टी ग्राफ का स्लोप एरिया तुम्हें स्लोप वी टी ग्राफ का स्लोप तुम्हें डी वी बाई डी टी देगा यानी कि एक्सेलरेशन देगा, और ए टी ग्राफ का एरिया तुम्हें वी माइनस यू चेंज इन वेलोसिटी देगा। उसके बाद में ए इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स, तो वी एक्स ग्राफ अगर गिवन हो तो वी एक्स ग्राफ का स्लोप इंटू वेलोसिटी तुम्हें एक्सेलरेशन दे देगा, और ए एक्स ग्राफ का इंटीग्रेशन तुम्हें वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई टू की वैल्यू दे देगा। ठीक है? तो आई होप कि ये चीज़ें तुम्हें क्लियर होंगी थोड़ी सी, और ये चीज़ें एक बार में नहीं याद हो जाएंगी, तुम इनको बैठ के समझोगे, इनके बारे में सोचोगे, एक एक इक्वेशन को तुम खुद से लिख लिख के करोगे, देखो यार ये ऐसे बन रहा है, इंटीग्रेट करने पर ये चीज़ बन रही है, अच्छा ये ऐसे इस चीज़ को ये बोलते हैं। ठीक है ना? तो वहाँ से तुम्हें चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है? अब क्वेश्चंस करते हैं ना, क्वेश्चंस पे चलते हैं, और भी रिलेशंस कैसे बनते हैं उनके बारे में क्या क्या उन इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं वो भी देखेंगे। बट अभी जो हमने रिलेशन बनाए हैं उन रिलेशंस पे कैसे हम चीज़ें प्रोसेस कर सकते हैं, कैसे हम क्वेश्चंस कर सकते हैं, पहले वो पढ़ लेते हैं। समझ में आ गई बात? तो ध्यान से सुनो, पहला ही क्वेश्चन हमारे पास में, इसको तुम ट्राई करना कि फ्रॉम गिवन एटी ग्राफ फाइंड इनिशियल वेलोसिटी, फाइंड, और ये इन्फॉर्मेशन गिवन कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल टी इक्वल टू 0 इज यू इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। हमें 80 ग्राफ दे रखा, बिल्कुल एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, थोड़ा सा ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सा दे रखा। हम इसको ऑब्जर्व करेंगे, इसको थोड़ा इनसे एनालिसिस करना सीखेंगे, इन्फॉर्मेशन निकालना सीखेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि हमें बताओ कि इस 80 ग्राफ में एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ही ग्राफ दे रखा है, उसमें एक्सेलरेशन ही बताओ। देखो 80 ग्राफ में तो एक्सेलरेशन निकालना है तो कोऑर्डिनेट ही देखना भाई, एक्सेलरेशन किस टाइम पे कितना कोऑर्डिनेट है, किस टाइम पे कितना कोऑर्डिनेट है। ये क्वेश्चन भी नहीं कर पाते बच्चे ध्यान से, क्योंकि सुनते नहीं है ना। वो फिर लेके आते हैं 80 ग्राफ्स के, सर स्लोप देखूं कि एरिया देखूं। अरे 80 ग्राफ का खुद का 80 का ग्राफ दे रखा है तो उसमें 80 ग्राफ से ए निकालने के लिए तो कोऑर्डिनेट ही देखेगा ना भाई, क्योंकि वो फिर बच्चे के दिमाग में ये चलता रहता है ग्राफ दिया जाए तो या तो मैं स्लोप ही देखूंगा या फिर मैं एरिया ही देखूंगा। तो एक बार हमें दिमाग को थोड़ा सा है ना स्थिर रख करके
और आराम से चीज़ें प्रोसेस करनी है कि क्या पूछा गया है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक्सेलरेशन पूछा गया है, फिर दूसरे क्वेश्चन में चेंज इन वेलोसिटी पूछी गई इसी टाइम इंटरवल में 0 से 20 सेकंड में, फिर चेंज इन वेलोसिटी पूछी गई है 15 से 25 सेकंड में, फिर पूछा गया एवरेज एक्सेलरेशन। तो ये सब चीज़ें हमसे पूछी गई हैं। हम निकालते हैं, हम इस ग्राफ को अलग से उठा लेते हैं ना, क्योंकि इस ग्राफ में हम क्वेश्चन में ऐसे कैसे रख लेते हैं इसको, इसको नहीं चेंज करते हैं। सॉल्यूशन वाले ग्राफ को हम बदल लेंगे, उसमें जो भी हमें चाहिए होगा हम वहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। उसमें जो चेंजेस करने होंगे कर लेंगे, क्योंकि जब तुम्हें पीडीएफ मिलेगी वरना तुम समझ नहीं पाओगे इन्फॉर्मेशन क्या गिवन थी, क्या हमने कैलकुलेट करी है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हटाते हैं, और ये चीज़ें हमें गिवन है, ग्राफ में इतनी इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है कि किस टाइम पे क्या कोऑर्डिनेट हैं ए और टी के। अब ध्यान से सुनो कि जो 80 ग्राफ का एरिया है, 80 ग्राफ का स्लोप हमें कुछ नहीं देता, डी ए बाई डी टी। हमारे सिलेबस में ऐसा कुछ नहीं कि डी ए बाई डी टी का, डी ए बाई डी टी सिंपल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। अगर पूछा हो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन तो वही मिलेगा, लेकिन 80 ग्राफ के एरिया से हमें जब जरूर कुछ मिल सकता है। एक्सेल इंटू टाइम क्या होगा, एक्सेलरेशन इंटू टाइम होता है वी माइनस यू इक्वल टू 80 में आता है, तो वी माइनस यानी कि चेंज इन वेलोसिटी देगा ये इसका एरिया। यहाँ से हम ये पता लगा सकते हैं कि एरिया अंडर 80 ग्राफ, 80 ग्राफ हमें क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी यानी कि डेल्टा वी। सबसे पहले तो ये, अब उसके बारे में हम पहला क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन में एक्सेलरेशन पूछा हुआ है 3 सेकंड पे, 6 सेकंड पे, 11 सेकंड पे, 20 सेकंड पे। 3 सेकंड पे एक्सेलरेशन, पहला सवाल करते हैं, एक्सेलरेशन एट टी इक्वल टू 3 सेकंड कितना होगा। तो देखो मैं सबसे पहले बात बोलूँ कि एक्सेलरेशन 0 से 5 सेकंड में यूनिफॉर्मली इंक्रीज करी है, फिर कांस्टेंट रही है, फिर यूनिफॉर्मली इंक्रीज करी, फिर यूनिफॉर्मली डिक्रीज करी है। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला मोशन नहीं है। इसमें एक्सेलरेशन इंक्रीज भी कर रही है, कभी कांस्टेंट है, कभी डिक्रीज कर रही है, कभी पॉजिटिव है, इस रीजन में पॉजिटिव है एक्सेलरेशन, यहाँ पे नेगेटिव एक्सेलरेशन है। तो ये सब चीज़ें हैं, और हमसे पूछा गया कि टी इक्वल टू 3 सेकंड पे एक्सेलरेशन बताओ। तो देखो ध्यान से सुनो भाई, 0 से 5 सेकंड में लीनियरली, या तो मैं देखो दो तरीके हैं, या तो मैं 0 से 5 तक इसकी इक्वेशन निकालूं, है ना, इसके कोऑर्डिनेट 0,0, इसके कोऑर्डिनेट 5,10 मान करके, और इसको कोऑर्डिनेट को जनरल कोऑर्डिनेट a, t लूँ, और उसकी इक्वेशन निकालो स्ट्रेट लाइन की, और फिर मैं लिखूँ उसमें t की वैल्यू 3 रखूँ तो एक्सेलरेशन का वैल्यू पता चलेगा। थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, तुम ध्यान से सुनो। लीनियर मोशन है ना, ये तो लीनियर मोशन है, तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई लीनियरली एक्सेलरेशन, ACCLN से लिख देता हूँ मैं उसको शॉर्ट फॉर्म में, एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग लीनियरली, यानी कि 5 सेकंड में वो 10 हुआ है, तो हर एक सेकंड में देखो 5 सेकंड में एक्सेलरेशन पहुंचेगी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 3 सेकंड में कितनी पहुंची होगी, 0 से चलिए 3 सेकंड में चल के कितना होगा, 10/5 × 3 कितनी पहुंचेगी, 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि एक्सेलरेशन मैं लिख सकता हूँ, एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 3 जो बनेगा वो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। सिंपल लिख सकता हूँ, ये आंसर हो जाएगा। किसके लिए, t इक्वल टू 3 सेकंड के लिए, तो ये आंसर हो ही जाएगा कम से कम, ठीक है। अब हमसे पूछा है t इक्वल टू 3 के बाद में पूछा है कि t इक्वल टू 6 सेकंड पे, 6 सेकंड यानी कि कहाँ पे आएगा, 6 सेकंड आएगा यहाँ पे। इस टाइम पे एक्सेलरेशन कितनी होगी, देखो 5 से 10 में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, फ्रॉम 5 to 10 सेकंड एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, और कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 6 सेकंड जो आ जाएगा वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, ये कांस्टेंट है, ठीक। एक आंसर ये बन गया। नेक्स्ट हमसे पूछा एक्सेलरेशन कितने टाइम पे, 11 सेकंड और 20 सेकंड। 11 सेकंड पे पूछा है, देखो 11 सेकंड क्या होगा, 10 सेकंड ये है, 10 सेकंड के बाद में 15 सेकंड ये है, इसके बीच में कहीं आएगा 11 सेकंड। अब इसमें भी तुम ध्यान से देखो कि देखो 10 से 15 के अंदर, 10 से 15 के अंदर टाइम जब 5 सेकंड से बढ़ा तो ये फिर से लीनियरली बढ़ा है, यानी कि इनका रेट ऑफ चेंज हमेशा सेम रहा। रेट ऑफ चेंज सेम रहा तो हर एक सेकंड में बराबर ही बढ़ेगा, यानी कि 5 सेकंड में मिलकर के फिर से 10 बढ़ गया, तो हमें तो 10 से 1 सेकंड आगे जाना 11। तो 5 सेकंड में अगर 10 से बढ़ा तो 1 सेकंड में कितने से बढ़ेगा, 2 से बढ़ेगा, तो 2 से बढ़ के 10 + 2 कितना हो जाएगा, 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन होगी। समझ में आ रही बात। ये क्वेश्चन एक बार तुम खुद से करने की कोशिश करो तो तुम्हें समझ में आ गई, या फिर ये एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, आगे के क्वेश्चन तुम खुद से ट्राई करने की कोशिश करना कि इन्फॉर्मेशन कैसे निकाली जाती है, तुम समझ जाओगे। तो ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ तुम खुद से, फिर उस आगे क्वेश्चन तुम खुद से करना, इसको तुम ढंग से समझो पहले कि 10 से 11 10 सेकंड में एक्सेलरेशन एट 10 सेकंड, हमें पता है कि एक्सेलरेशन एट 10 सेकंड जो है
t इक्वल टू 10 सेकेंड जो है वो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ सिंस एक्सेलरेशन 10 सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नाउ फ्रॉम t इक्वल टू 10 टू t इक्वल टू 15 फिर से एक्सेलरेशन इंक्रीजेस लीनियरली इंक्रीज कर रही है। तो मान लो देखो 10 से 15 में 15 सेकंड में जो एक्सेलरेशन में चेंज आया 10 टू 15 में एक्सेलरेशन में चेंज आया और 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का चेंज आ जाता है। 10 से 20 हो गई है ना, 10 से 20 हो गई तो चेंज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का चेंज आया। तो 1 सेकंड में यानी कि 5 सेकंड के इंटरवल में 5 सेकंड के इंटरवल में जो चेंज आया वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का चेंज आ गया एक्सेलरेशन में। तो 1 सेकंड के इंटरवल में 1 सेकंड के इंटरवल में हम सिंपल भाषा में लिखना चाहें तो ये बन जाएगा कितना 10 अपॉन में 5 यानी कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का चेंज आ जाएगा। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि इन 1 सेकंड एक्सेलरेशन विल इंक्रीज बाई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और एट t इक्वल टू 10 सेकंड एक्सेलरेशन वाज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 11 सेकंड। मैं तुम्हें आसान तरीके सिखा रहा हूँ, लीनियरली पैरामीटर्स चेंज हो रहे हो तो कैसे तुम आसानी से चेक कर सकते हो, है ना। बाकी तो इक्वेशन बना के तुम कर ही लोगे, उसकी बात नहीं है, लेकिन आसानी से कैसे कर सकते हैं ना। 11 पे 1 सेकंड में 2 मीटर से पर सेकंड स्क्वायर से बढ़ के कितना हो जाएगा 10 प्लस 2 यानी कि 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये 11 सेकंड का आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद में तुमसे पूछा गया है यही एक्सेलरेशन ही चल रहा है अभी तक t इक्वल टू 20 सेकंड पे। t इक्वल टू 20 सेकंड पे ध्यान से देखो, जीरो एक्सेलरेशन कोऑर्डिनेट, यहाँ पे हमने कोऑर्डिनेट निकाले हैं कि भाई 3 सेकंड पे ये कोऑर्डिनेट जो होगा वो 6 होगा, 6 सेकंड पे तो ये 10 ही होगा, 11 सेकंड पे ये 12 पे होगा और 20 सेकंड पे ये 0 पे है, तो एक्सेलरेशन 0। समझ में आ गई बात। 20 सेकंड पे एट t इक्वल टू 20 सेकंड एक्सेलरेशन विल बी 0। ग्राफ से दिख रहा है वो तो सीधे सीधे दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये इन्फॉर्मेशन हम ग्राफ से निकाल सकते हैं और हम इसमें चाहें तो ड्रॉ भी कर सकते हैं कि भाई 3 पे ये जब x की वैल्यू t की वैल्यू 3 है तो ये 6 है और 6 पर ये 10 ही है, 11 पे ये 12 है और 20 पे 0 है, ठीक है। चाहे तो इसमें ड्रॉ कर सकते हैं, अदरवाइज तुम समझ गए होगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि चेंज इन वेलोसिटी 0 से 20 में, चेंज इन वेलोसिटी निकालने के लिए AT ग्राफ का एरिया हमें चेंज इन वेलोसिटी देता है। AT ग्राफ से चेंज इन वेलोसिटी निकाला जा सकता है एरिया से। अब एरिया निकालने के लिए देखो सारे एरिया हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं कि भाई ये वाला ट्राइंगुलर है, इसका एरिया जो बनेगा वो कितना बन जाएगा, मैं हाफ इंटू बेस 5 इंटू हाइट 10, सीधा मैं एरिया कैलकुलेट करके बता देता हूँ। हाफ इंटू इसका एरिया बन जाएगा हाफ इंटू बेस है 5 और इसकी हाइट है 10, तो 25 इसका एरिया बन जाएगा। फिर ये वाला जो एरिया बनेगा इसके लिए सिंपल कर देते, बेस ये तो रेक्टेंगल है तो बेस इसका 5 है इंटू हाइट इसकी 10, तो कितना ये एरिया 50 बन जाएगा। ये 5 और ये 10 तो ये एरिया 50। अब ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया निकालने के लिए हम क्या कर लेते हैं, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। या तो पैरेललोग्राम वाला फॉर्मूला लगा लो, साइड्स का सम इंटू उनके बीच की डिस्टेंस ये वाला, या फिर इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लो। इसमें ये वाला जो एरिया बनेगा, ये एरिया बन जाएगा तुम्हारे पास वही 10 इंटू 5 यानी कि बेस तो 5 और हाइट ये 10 है, तो 10 इंटू 5 यानी कि ये एरिया तो 50। और ऊपर वाला ये जो एरिया बनेगा ट्राइंगल बनेगा, उसमें हाफ इंटू बेस है 5 और हाइट है 10, या 10 से 20 गया तो हाइट 10 ही हुआ ना, तो ये वाला सेम ही एरिया बन जाएगा 25, ठीक है। ये एरिया निकालने के लिए हाफ इंटू बेस इसका 5 और हाइट इसकी 10 है। उसके बाद में ये वाला एरिया, ठीक है ना, कौन सा वाला, ये वाला एरिया, ये एक पूरा एक ट्राइंगल है, इस पूरे ट्राइंगल का एक एरिया एक साथ लिखा जा सकता है। तो हाफ इंटू बेस, बेस इंटू हाइट इसकी है 20, तो ये वाला जो एरिया लिखा जाएगा ऐसे लिखा जाएगा हाफ इंटू इसका बेस है 5 और इसकी हाइट है 20, तो एरिया कितना लिखा जाएगा बेटा, ये 50, ये पूरा एरिया 50 है यहाँ से और यहाँ तक का। उसके बाद में ये वाला एरिया देखो सिमेट्रिक है, ये 5 और ये 20 नीचे की तरफ, ये 5 और 20 ऊपर की तरफ, तो ये वाला एरिया कितना आ जाएगा माइनस का 50, क्योंकि ये नीचे की तरफ है। और जब हम इधर की तरफ जाएंगे तो ये एरिया पॉजिटिव आएंगे, ऊपर वाले ये एरिया नेगेटिव आएंगे। तो सबसे पहले हम जब चेंज इन वेलोसिटी वगैरह ये सब कैलकुलेट करनी है हमें, तो हमने सारे एरिया कैलकुलेट कर लिए इंडिविजुअली कितने कितने हैं,
और अगर हमें केवल एक ही पार्ट पूछा होता है यहाँ से यहाँ तक का तो हम सिर्फ वही कर लेते हैं, बट हमें बहुत सारे पार्ट पूछे हुए तो हमें सभी की जरूरत पड़ेगी, तो हमने पहले कैलकुलेट कर ली। ऐसा नहीं कि कोई भी ग्राफ देखो तो पहले सारे एरिया कैलकुलेट करने लग जाओ। देख लो, तुम्हें हो सकता है एक ही पूछा हो, 15 से 20 25 तक का ही पूछा हो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का, तो तुम इतना ही कैलकुलेट करना पड़े तुम्हें, जरूरी नहीं पूरा करना ही पड़े। पर यहाँ पे हमें काफ़ी सारे पार्ट पूछे हुए हैं तो हम सारा कर लेते हैं एक साथ। अब इसको ध्यान से सुनो कि पहला पार्ट जो था, सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन नंबर 2 में चेंज इन वेलोसिटी मुझे पूछी थी, चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू कौन सा था, t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 20 सेकेंड, t इक्वल टू 20 सेकेंड। जो चेंज इन वेलोसिटी देगा, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v, वो एरिया अंडर 80 ग्राफ देगा। अब कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम t इक्वल टू 0 से टू t इक्वल टू 20 सेकेंड, है ना। 0 से 20 सेकेंड का जो एरिया होगा वही 0 से 20 सेकेंड की जो चेंज इन वेलोसिटी होगा उसके बराबर होगा। अब ये एरिया किसके बराबर है, ये एरिया में लिखूं तो पहले जो एरिया आएगा, पहले तो ये 25 आएगा, फिर 50 यानी कि 25 50, फिर ये 50 और ये 25 ये भी ऐड होगा। 20 सेकेंड यहाँ पे है तो यहाँ तक देखूंगा तो सारे एरिया ऐड होंगे, है ना। तो यहाँ से अगर देखूंगा तो ये पूरे रीजन में 80 ग्राफ का एरिया पॉजिटिव है, तो मैं बोल सकता हूँ इस पूरे रीजन में पहले वेलोसिटी बढ़ेगी 25 से, 25 से, फिर 50 से बढ़ेगी, फिर वापस से यहाँ से यहाँ तक जाऊंगा तो ये टोटल एरिया 75 है तो 75 से बढ़ेगी, फिर यहाँ से आ जाऊंगा तो 50 से बढ़ेगी। एक्सेलरेशन यहाँ पे देखो घट रही है, यानी कि अब पार्टिकल की एक्सेलरेशन कम हो रही है, लेकिन है तो पॉजिटिव ही ना, तो बढ़े तो कि यहाँ पे वेलोसिटी। अगर पूछ लिया जाए कि कौन से रीजन में पार्टिकल कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो बच्चे कई बार स्टूडेंट्स यहाँ तक का आंसर दे देते हैं, ये गलतियां मत किया करो, है ना। ध्यान से देखो, एक्सेलरेशन का ही ग्राफ है तो एक्सेलरेशन 20 तक पॉजिटिव ही है पूरे रीजन में, तो इस पूरे रीजन में एक्सेलरेट करेगा। इसके बाद में एक्सेलरेशन नेगेटिव हुई तो अब डिसेलरेट करना स्टार्ट करेगा, तो 20 सेकंड तक एक्सेलरेट करना है। मैक्सिमम स्पीड पूछा जाए तो 20 सेकंड पे होगी, समझ में आ गई बात। उसके बाद वो डिसेलरेट करके स्लो डाउन होना स्टार्ट होगा। तो ये उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। हमसे पूछा गया कि 0 से 20 सेकंड के बीच में चेंज इन वेलोसिटी कितनी होगी, तो 0 से 20 सेकंड का एरिया कौन कौन सा, हम यहीं पे लिख लेते हैं, फिर उसको लास्ट में उठा करके रख देंगे। कौन कौन सा, या तो हम ये ग्राफ उधर उठा करके रख दें और फिर वो लिख देंगे कौन कौन सा एरिया है। ये वाला, ठीक है, इसमें ये वाला एरिया देखना है हमें, ये वाला एरिया, और ये एरिया चेंज इन वेलोसिटी 20 सेकंड में कितना आ जाएगा बेटा, 25 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 25 एक साथ, प्लस में आगे वाला 50, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आ जाएगा बेटा इसमें, 50 50 100 150, और ये 50 200 मीटर पर सेकेंड, 200 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर आ जाएगा सेकेंड ऑप्शन का, सेकेंड क्वेश्चन का। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है, यहाँ पे उठा लेते हैं थर्ड क्वेश्चन को। चेंज इन वेलोसिटी फ्रॉम 15 टू 25 सेकंड, 15 टू 25 सेकंड को ध्यान से देखोगे ना तो उसको दोबारा से लिख लेते हैं। ये जो डायग्राम था, इस डायग्राम को उठाया हमने, यहाँ से उठा लेते हैं, ठीक है। अगर तुम नोट कर रहे हो तुम बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, डायग्राम मैं तो वैसे उठा के रख दे रहा हूँ, मुझे तो कॉपी पेस्ट करना पड़ रहा है। तुम अपना टाइम इस तरीके से वेस्ट मत करो कि बार बार डायग्राम उठा के रखो, मैं तो तुम्हें वहीं का वहीं तुरंत समझाने के लिए बार बार कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूँ, है ना। तो तुम तो उसी डायग्राम से सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन निकाल लेना अपने नोट्स के अंदर, ठीक है। हमें जो एरिया चाहिए वो कहाँ से कहाँ तक का चाहिए, हमें 15 से 25 में पूछा है कि चेंज इन वेलोसिटी कितनी है। 15 में ये पॉजिटिव एरिया, चेंज इन वेलोसिटी पॉजिटिव, और 20 तक, और 20 से 25 में एरिया नेगेटिव, चेंज इन वेलोसिटी नेगेटिव। और जितना एरिया पॉजिटिव है उतना ही एरिया नेगेटिव, यानी कि ये वाला एरिया चाहिए हमें, और ये एरिया मिल करके कितना हो जाएगा, डेल्टा वी अगर मैं देखूंगा तो डेल्टा वी बन जाएगा पहले प्लस का 50, यानी कि यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी बढ़ेगी और फिर यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी घटेगी, और कितनी घट जाएगी, 50 से घट जाएगी 0। डेल्टा वी कितना आ जाएगा बेटा 0, यानी कि जितनी वेलोसिटी बढ़ी 10 से 15 से 20 में, 15 टू 20 में, 20 टू 25 में, उतनी वापस से घट गई, तो चेंज इन वेलोसिटी इस रीजन की वजह से 0 आ गई, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट पार्ट हमसे पूछा है, नेक्स्ट पार्ट जो फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट में पूछा है कि जो
एवरेज एक्सेलरेशन है फ्रॉम 5 to 25। एवरेज एक्सेलरेशन पूछ लिया हमसे। अब ये कैसे करें, एक्सेलरेशन का ग्राफ दे रखा है यहाँ से, तो एक्सेलरेशन निकाली जा सकती है, चेंज इन वेलोसिटी निकाली जा सकती है, तो हम एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालें? तो एवरेज एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पे जाओ। एवरेज एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। बस यही तो करना है। ये 5 to 25 में पूछा हमसे। 5 to 25 में क्वेश्चन उठा लेते हैं, ठीक है। एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम 5 to 25 सेकेंड, एवरेज एक्सेलरेशन ठीक है। फोर्थ पार्ट है कि एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम 5 to 25। तो 5 to 25 के अंदर अगर हम देखें तो हमें एरिया भी 5 से 25 के बीच का देखना पड़ेगा। तो 5 से 25 के बीच का जो एरिया होगा उसमें अगर देखो तो वही जो अभी अपन ने निकाला 15 से 25 वाला, वो तो जीरो ही बन जाएगा, उसमें तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो ही है। एवरेज एक्सेलरेशन समझे पहले कि एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है, ए एवरेज जो होता है वो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम होता है। अब चेंज इन वेलोसिटी क्या कैसे निकाल सकते हैं? चेंज इन वेलोसिटी निकाल सकते हैं एरिया अंडर एटी ग्राफ, ठीक है। मैं जो क्वेश्चंस करवाऊंगा ना, एक ही क्वेश्चन के बहुत सारे पार्ट करवाऊंगा, ताकि तुम्हें ये पता लग जाएगी कि एक ही ग्राफ में कैसी कैसी अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है। अब जरूर नहीं है कि यही ग्राफ मिले तुम्हें, लेकिन ग्राफ किसी भी शेप का मिले, तुम्हें इंफॉर्मेशन क्या क्या उसमें से निकाली जा सकती है, वो सारे टाइप के क्वेश्चंस मैं तुम्हें करवा दूंगा, ठीक है। तो ये लेक्चर्स जो भी हों आगे के 2-3-4 लेक्चर जो भी हों ग्राफ से रिलेटेड, अगर तुम ये देख लोगे, है ना, मैक्सिमम 4 लेक्चर बनेंगे, इन 4 लेक्चर्स को तुम देख लोगे तो इतना तुम परफेक्ट हो जाओगे, ग्राफ का कोई क्वेश्चन तुमसे गलत नहीं होगा, और तुम्हें सारी वैरायटी उसमें कवर कर ली जाएंगी, ठीक है। तो एवरेज एक्सेलरेशन जो है डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी है। अब एरिया अंडर वी टी ग्राफ, ठीक है, एरिया अंडर वी टी ग्राफ में चेंज इन वेलोसिटी निकल जाएगी, उससे एक्सेलरेशन निकल जाएगी, लेकिन कहाँ से कहाँ तक? 5 से 25। तो 5 to 25 में देखोगे यहाँ वाला 5 से स्टार्ट करेंगे, ये वाला एरिया हमसे चाहिए, और ये वाला एरिया, और 25 का। लेकिन हमें पता है कि ये वाला जो एरिया है ये तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेता है, हमने देखा +25 -25। या फिर एरिया लिखोगे गया चेंज इन वेलोसिटी, तो एरिया लिखोगे इसमें तो पहले 50 +50 +25, फिर +50 -50 लिखोगे तो भी कट जाएगा कि भाई यहाँ से यहाँ तक जाओगे, ठीक है। तो ये एरिया तो बन जाएगा 50 और ये 75, 50 + 25, और ये +50 या -50 ये कैंसिल आउट हो गया। तो जो डेल्टा भी बना वो पूरे रीजन में कितना बना? 125 मीटर पर सेकंड का चेंज आया। तो एवरेज एक्सेलरेशन जो बनेगी इस इंटरवल की, डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी। इस इंटरवल में डेल्टा वी तो 125 का है, और डेल्टा टी कितना है? डेल्टा टी है टाइम 25 फाइनल माइनस इनिशियली 5 था। तो जो ए एवरेज आया, एवरेज एक्सेलरेशन बन जाएगी बेटा 125 अपॉन में 20, और 20 से डिवाइड करूँगा तो कितना बन जाएगा? ये 12.5 का आधा, इसको 12.5 डिवाइड बाई 2 लिख सकता हूँ मैं। तो एवरेज एक्सेलरेशन बन जाएगा तुम्हारा 6.25, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतनी एवरेज एक्सेलरेशन होगी। ये 5 पार्ट जितने भी थे हमने सोल्व करे इसके, और अलग अलग क्वेश्चन के इसके अलग अलग पार्ट्स के इसके आंसर निकाले। तो आई होप कि तुम्हें सारे पार्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो तो तुम कमेंट्स में आंसर कर देना, या फिर तुम्हें पता है कि अपना जो डाउट ग्रुप है वहाँ पे आकर तुम डाउट्स डिस्कस कर सकते हो, लाइव मुझसे डिस्कशन कर सकते हो क्वेश्चंस का, और वो सब लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएंगे, ठीक है। अब ये सब चीज़ें हमने करी, इसमें देख लेते और कोई पार्ट तो नहीं बचा हुआ। 4 पार्ट थे, हमने चारों पार्ट कर लिए हैं, और इसी टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे इसमें, ठीक है। इसमें चेंज इन वेलोसिटी ज़्यादा से ज़्यादा पूछ लेगा कि कौन सा ऐसा रीजन है जहाँ पे एवरेज जो एक्सेलरेशन है वो जीरो है। तो एवरेज एक्सेलरेशन जीरो किस में हो जाए? जो चेंज इन वेलोसिटी जीरो हो जाए, यानी कि 80 ग्राफ का एरिया ही जीरो हो जाए। समझ में आ रही बात? तो कहीं पे पॉजिटिव ये वाला 15 से 25 तक का ये वाला एरिया है जिसमें चेंज इन वेलोसिटी जीरो होती है, इसमें एवरेज एक्सेलरेशन भी जीरो आएगी। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे भी जा सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ये तो 80 ग्राफ था, 80 ग्राफ ना दे करके अगर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हमें दे रखा है वीटी ग्राफ, और वीटी ग्राफ में बहुत टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। मैंने मैक्सिमम वैरायटी कवर करने की कोशिश करी है, ठीक है। ऐसा ही ग्राफ बना ले, मान लो सेम ही ग्राफ था, हमने इसको इस बार एक ही जगह वी रख दिया। ग्राफ कैसा उससे फर्क नहीं पड़ता, उस ग्राफ से क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाली जा सकती हैं उस पर डिपेंडेंट हैं चीज़ें।
तो इस ग्राफ की इन्फॉर्मेशन देखो, वीटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ का स्लोप देखो, सबसे पहले तो ग्राफ जो दे रखा है उसमें से क्या क्या इन्फॉर्मेशन तुम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से निकाल सकते हो। ये देखो डिफरेंशिएशन यानी स्लोप, स्लोप से हमें क्या मिल सकता है और एरिया से हमें क्या मिल सकता है। एटी ग्राफ का एरिया डिफरेंशिएशन हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन देता, जैसे कोई पैरामीटर हमारे पास होता नहीं या फिर पूछा नहीं होता, पूछा होता तो पूछा कि भाई ऐसा पूछेगा, उसका कोई नाम नहीं है हमारे पास में रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन का, वैसे जर्क बोलते हैं कि कितना तेजी से एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, बट हाँ ठीक है, अभी हम बोलेंगे उसको कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन पूछा हो तो हम स्लोप निकालेंगे, अदरवाइज नहीं निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे इनके नाम अलग हैं, हमसे एक्सेलरेशन पूछा होगा, एक्सेलरेशन वीटी ग्राफ का स्लोप होता है, तो हमसे ये नहीं पूछा होगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बताओ, वो हो सकता है ऐसा लिख दे, लेकिन जनरली लिखता है एक्सेलरेशन, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन नहीं होता है। तो यहाँ से हम देखेंगे ये जो वीटी ग्राफ है, सबसे पहले इस वीटी ग्राफ को उठाएंगे, ठीक है ना, और इस वीटी ग्राफ सोल्व करेंगे। पहले मैं तुम्हें क्वेश्चन दिखा देता हूँ पूरा, ये क्वेश्चन है, मैं जूम आउट करके दिखाता हूँ, पूरा क्वेश्चन तुम्हें स्क्रीन पे एक बारी में दिख जाए। इसमें 8 पार्ट हैं, ठीक है, ये 8 पार्ट हैं, और इसके अंदर ये ग्राफ दे रखा है वीटी ग्राफ, इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, और ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्टेंस टाइम व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड किसी इंटरवल में क्या होगा, स्पीड अप हो रहा हो पार्टिकल, स्पीड डाउन कर रहा हो पार्टिकल, इनिशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेल, जितने मर्जी क्वेश्चन हो सकते हैं वो इसमें मैंने सारे डाल रखे हैं, ठीक है। अभी एक ही क्वेश्चन में हम बहुत सारी चीजें सीखेंगे, तो ध्यान से बने रहना। अब नेक्स्ट चलते हैं कि इसमें सोल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। या तो तुम चाहो तो, क्योंकि पिछला क्वेश्चन हमने करा है, तो वहां पे कैसे एरिया से हमें क्या चीज मिलती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्लोप से क्या कैसे निकालते हैं, वो सब हमने निकाला, कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, वो सब करा, तो एक बार तुम खुद से ट्राई कर सकते हो इसको, है ना, और फिर मैं जो करवा रहा हूँ उससे अपने आंसर्स मैच कर सकते हो, जितने क्वेश्चन तुम कर पाओ, इनमें से जितने पार्ट तुमसे हो पाए, एक बार तुम खुद से करके तो देखो, अगर तुमने पिछली सारी चीजें पढ़ी हैं तो तुम मैक्सिमम चीजें खुद से कर लोगे, और पिछला क्वेश्चन करने के बाद में। लेकिन फिर भी कोई डिफिकल्टी आए तो फिर सोल्यूशन मैं बता ही रहा हूँ, वो आके और तुम चेक कर ही लेना, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं ना, क्वेश्चन वाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन वाइज करते हैं। पहला है टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट के लिए हमसे पहले ये लिख लेते हैं कि जो एरिया ऑफ वीटी ग्राफ होगा वो हमें क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ गई क्या बात। दूसरा, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ वो हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन। और कौन सी एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, भाई उस इंस्टेंट पे, जिस इंस्टेंट पे स्लोप, क्योंकि स्लोप इंस्टेंटेनियस होता है, तो इस पॉइंट पे स्लोप कितना, तो उस पॉइंट की एक्सेलरेशन मिलेगी हमें। अब ध्यान से सुनो, पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। डिस्प्लेसमेंट या फिर स्लोप निकालने के लिए, स्लोप तो हम निकाल लेंगे कोऑर्डिनेट से या फिर एंगल से, हमें एंगल नहीं दे रखे यहाँ पे, कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, तो हम कोऑर्डिनेट से डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स वाला जो फॉर्मूला होता है स्लोप निकालने का, उससे निकाल लेंगे। बट पहले एरिया लिख लेते हैं, क्योंकि हमें एरियाज की जरूरत पड़ेगी, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ये वाला एरिया कितना बनेगा। ये वाला एरिया हमने ऊपर कैलकुलेट करा था, कितना है, 50 है, ये भी 50 है, और ये भी जो बनेगा ये भी 50 बनेगा, और ये 25 है, ये 50 है, और ये माइनस का 50 है। समझ में आ गई बात। ऐसे क्वेश्चंस हमने करे हैं, ये हमने एरिया पिछले पार्ट में कैलकुलेट करे हैं। तो अगर नहीं समझ में आया तो एक बार उसको पिछले वाले पार्ट को देख लो, पता चल जाएगा कि यही एरियाज हैं, या फिर पिछला डायग्राम देख लो, उसमें दिख जाएगा ये एरियाज थे, है ना। एक बार लिख रहे हैं 50 50 50, ये सारे 50, और सॉरी हाँ ये मिस्टेक हो गई, यहाँ पे ये 25 है। तो 25 50 50 50 25 50, तो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, यही था 25 50 50 50 25 और ये 50, ठीक है, ठीक है। अब हमसे ये पूछा गया है कि पहला क्वेश्चन कि टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, टोटल एरिया, टोटल एरिया फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 25। 0 से 25 का, 0 टू 25 का हमें ग्राफ दे रखा है, तो 0 टू 25 का पूछा होगा, टोटल पूछा है, तो वो टोटल एरिया लिखेंगे। तो ये लिख देंगे वीटी ग्राफ का एरिया, टोटल डिस्प्लेसमेंट पता चलेगा 25 प्लस 50 प्लस 50, 25 प्लस 50 प्लस 50, ठीक है, प्लस 25 प्लस 50 माइनस 50। अब यहाँ से देखो इस रीजन में तुम्हें साफ साफ दिख रहा है कि ये प्लस और ये माइनस, प्लस 50 माइनस 50 ये दूसरे कैंसिल आउट कर लेते हैं। इस रीजन में टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 आएगा, जितना पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट उतना नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव है और यहाँ पे वेलोसिटी नेगेटिव है। तो ठीक है, बट 0 से टोटल में पूछा 25 में, तो हम जो सारे ऐड करेंगे 25 50 50 25 50 और 50, ये कट जाएंगे, ये 50 50 100 और ये 20 20 25 25 50 बनेगा, 150 मीटर का डिस्प्लेसमेंट आएगा टोटल। कितना बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट टोटल, 125 मीटर। ये पहले पार्ट का आंसर है।
ठीक है। उसके बाद में सेकंड पार्ट उठाते हैं। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? सेकंड पार्ट में पूछा टोटल डिस्टेंस कितना होगा। अब ध्यान से सुनो, डिस्प्लेसमेंट तो देखो पार्टिकल अगर पीछे की तरफ चलेगा, वेलोसिटी नेगेटिव होगी तो डिस्प्लेसमेंट तो कम हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस जो होगा वो मोड ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स इन इंडिविजुअल इंटरवल्स में। समझ में आ गई बात? या फिर मैं बोलूं कि जो होगा एरिया ऑफ मोड ऑफ वी वर्सेस टी ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ एरिया देता है, लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ का मोड ले लें तो स्पीड टाइम ग्राफ बन जाता है। और स्पीड टाइम ग्राफ, ये मोड ऑफ वी क्या बन जाएगा? स्पीड टाइम ग्राफ बन जाएगा। स्पीड टाइम ग्राफ का एरिया तुम्हें क्या देगा? डिस्टेंस दे देगा। तो मैं कह रहा हूँ ना कि तुम अगर पूरे ये क्वेश्चंस कर लोगे ना, तुम्हें सारी मैक्सिमम वैरायटी तुम्हें क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे कि ग्राफ से इंफॉर्मेशन निकाली कैसे जाती है। फिर ग्राफ ड्रॉ करने वाले, बनाने वाले, वो तो हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। तो ये स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ होता है। मोड ऑफ वी वेलोसिटी का मोड स्पीड होता है, इंस्टेंटेनियस उसका टाइम ग्राफ एरिया तो स्पीड डिस्टेंस देगा। यानी कि अब देखो तुम वैसे भी समझ सकते हो कि ये पॉजिटिव एरिया तो है, तब तक तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है, एक ही डायरेक्शन में चलता जा रहा है, कभी तेज कभी धीरे, है ना, एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है। फिर आगे गया तो पलट गया, यानी पलट गया तो डिस्प्लेसमेंट कुछ नेगेटिव हो गया। तो मान लो फाइनल डिस्प्लेसमेंट ये बचा, ये 125 आया, लेकिन क्या ये 50 और 50 ये मीटर चला ही नहीं? क्या चला तो है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में काउंट नहीं हो रहा वो तो, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट से फाइनल पोजीशन की बात वो देता है, लेकिन चला तो 50 + 50 ये भी है ना। तो जब हम एरिया डिस्टेंस निकालेंगे ना, डिस्टेंस में हम एरियाज के इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड्स ऐड करेंगे, है ना, कि +50 तो इसको भी -50 को प्लस करके ऐड करेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट के समय इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट्स का मैग्नीट्यूड ऐड करेंगे, तो जो डिस्टेंस बनेगी बेटा पहले 25 प्लस फिर 50 प्लस फिर 50 + 25 फिर +50 अगेन एंड देन प्लस ऑफ मोड ऑफ -50, मोड ऑफ -50 बन जाएगा तुम्हारा +50। तो टोटल डिस्टेंस जब निकालोगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा 100, और ये फिर से 100, और ये 50, तो 250 मीटर इतना डिस्टेंस आ जाएगा। समझ में आ गई बात? कितना आ जाएगा? 250 मीटर्स। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, ये 250 मीटर्स डिस्टेंस आ गई है, इसका हम इंडिविजुअल पॉजिटिव नेगेटिव एरिया को अलग अलग कैलकुलेट करके हम ऐड कर देंगे, तो ये डिस्टेंस बन जाएगा, जिसको वी टी ग्राफ का एरिया भी बोलते हैं, मोड ऑफ वी स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, यहाँ से हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे, कोई समस्या ही नहीं है। ठीक, अब हमसे पूछा है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, या फिर टाइम व्हेन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, टाइम ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ये 3 और 4 क्वेश्चन में एक साथ उठा लेता हूँ, क्योंकि ये रिलेटेड ही हैं। ठीक है, इनको हटा देता हूँ। 3 और 4 क्वेश्चन में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इस ग्राफ में व्हेन वेलोसिटी इज पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेस, जब तक वेलोसिटी पॉजिटिव है तब तक डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होगा, और वेलोसिटी जब नेगेटिव होगी तब डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज होना स्टार्ट करेगा। तो जब तक वेलोसिटी पॉजिटिव है तब तक डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जैसे वेलोसिटी नेगेटिव होगी फिर उसके बाद में डिस्प्लेसमेंट घटेगा। तो जब वेलोसिटी पॉजिटिव से नेगेटिव होगी, यानी कि एक बार 0 होगी, या फिर सीधे जो भी ग्राफ दे रखा है उसके हिसाब से जब तक वेलोसिटी पॉजिटिव है तब तक डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, सीधे सी बात है। तो जो ग्राफ है, इस ग्राफ में अगर हम ध्यान से देखें, 0 से 20 सेकंड में, 0 से 20 सेकंड में वेलोसिटी चाहे कम है चाहे ज़्यादा, पहले बढ़ी फिर कांस्टेंट फिर बढ़ी फिर घट रही है, वेलोसिटी नेगेटिव नहीं है। 15 से 20 में, 15 to 20 में वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, लेकिन है पॉजिटिव ही, तो डिक्रीज करके 20 पे 0 हुई, उसके बाद नेगेटिव हुई है, तो 20 तक तो वेलोसिटी पॉजिटिव ही है ना। 0 to 20 हम लिख सकते हैं सिंस t = 0 to t = 20 सेकेंड्स वेलोसिटी पॉजिटिव है और डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज ही होगा, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट विल बी एट t = 20 सेकेंड, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद में अगले इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट घटना स्टार्ट हो जाएगा। ये आंसर हो गया किसका बेटा? थर्ड पार्ट का। समझ में आ गई बात? टाइम व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का टाइम 20 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है। उसके बाद में क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी 20 to 25 में, और फिर डिस्प्लेसमेंट कम होना स्टार्ट कर जाएगा। अब वो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है कितना,
जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं कि भाई डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है कितना, उसके लिए तुम ध्यान से सुनो। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो 0 to 20 हम एरिया निकाल लेंगे, 0 to 20 एरिया निकाल लेंगे, वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लेते हैं, तुम उसी डायग्राम से उसको चेक कर लेना। ठीक है, 0 to 25, तो 0 to 20 में ये वाला एरिया यहाँ तक जो है एरिया पॉजिटिव है, यानी कि यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, यानी बढ़ रहा है, और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव आना स्टार्ट होगा, एरिया नेगेटिव जब तक है। तो जब तक एरिया पॉजिटिव है तब तक पॉजिटिव एरिया ऐड होता जाएगा, डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 20 सेकेंड्स पे होगा, और ये डी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अगर मैं बोलूँ कि मैक्सिमम कितना होगा, तो वो मैं लिख दूंगा, पहले 25 होगा, फिर 50 होगा, फिर 50 + 25 होगा 75, और फिर 50 और होगा, और ये टोटल डिस्प्लेसमेंट जो मैक्सिमम बनेगा वो कितना, 100 + 150 + 50 200 मीटर, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा। ये डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, ये कौन से पार्ट का आंसर हो गया, फोर्थ पार्ट का आंसर हो गया है। ठीक है, अब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आ गया। नेक्स्ट पार्ट जो हमसे पूछा गया है, नेक्स्ट पार्ट फिफ्थ पार्ट में पूछा गया है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दोज इंटरवल्स व्हेन पार्टिकल इज स्पीडिंग अप, यानी कि हमें वो इंटरवल पहले फाइंड आउट करना है जिसमें पहले पार्टिकल स्पीड अप हो रहा है। वेलोसिटी इंक्रीजिंग नहीं बोला इसने, सिंपल मीनिंग है स्पीड अप, यानी कि उसकी स्पीड इंक्रीज कर रही हो। स्पीड होता है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ना चाहिए, सिंपल इतनी सी बात है। उन इंटरवल्स में कितनी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करा वो बताना है, तो पहले वो इंटरवल फाइंड आउट करो। समझ में आई बात है, पहले वो इंटरवल्स, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दोज इंटरवल्स व्हेन पार्टिकल इज स्पीडिंग अप, इसमें सिर्फ इतना भी पूछा सकता है वो इंटरवल बताओ जहाँ पे स्पीड अप हो रहा है, बट हमें तो डिस्टेंस और कैलकुलेट करनी है, थोड़ा सा अच्छा ही क्वेश्चन है उससे। तो सबसे पहले ग्राफ देखो, इस ग्राफ में अगर मैं दोबारा से बनाना चाहूँ इस ग्राफ को, ठीक है, ये ग्राफ उठा लेते हैं। इस ग्राफ को अगर मैं दोबारा से उठाना चाहूँ, इस ग्राफ के अंदर हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से मैं एक्सेलेशन अगर मैं देखना चाहूँगा, सबसे पहली बात तो एक्सेलेशन यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है, तो यहाँ पे एक्सेलेशन पॉजिटिव, यहाँ पे एक्सेलेशन पॉजिटिव होगा, यहाँ पे एक्सेलेशन 0 होगा, यहाँ पे एक्सेलेशन फिर से पॉजिटिव होगा, यहाँ पे एक्सेलेशन नेगेटिव होगा क्योंकि वेलोसिटी घट रही है, स्लोप नेगेटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन तो हम वैसे निकाल सकते हैं। दूसरी बात की स्पीड अप हो रहा होगा, देखो वेलोसिटी पॉजिटिव, हम बोलेंगे वेलोसिटी पॉजिटिव और एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव, तो उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन और वेलोसिटी पैरेलल होंगी तो स्पीड अप होगा। भाई जिधर वेलोसिटी, जब वेलोसिटी वेक्टर पैरेलल होता है एक्सेलरेशन वेक्टर के, तब जा करके स्पीड अप होता है। नेगेटिव, भाई पार्टिकल इधर मूव कर रहा है और इधर वेलोसिटी इधर ही एक्सेलरेशन है, तो स्पीड वेलोसिटी इधर की तरफ बढ़ेगी, और पार्टिकल इधर मूव कर रहा है और इधर ही एक्सेलरेशन है, तब भी स्पीड बढ़ेगी। तो जब पैरेलल होते हैं, ये पैरेलल का सिंबल है, सेम डायरेक्शन में, जब पैरेलल होंगे सेम डायरेक्शन में तब जाकर के स्पीड अप होगा, यानी कि पॉजिटिव पे पॉजिटिव, नेगेटिव पे नेगेटिव। और मैं बोलूँ कि वेलोसिटी अगर नेगेटिव है और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, इस सिनेरियो में भी स्पीड अप होता है। जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में होती है ना, तब स्लो डाउन होता है पार्टिकल, उसको कम करता है। और जब अपोजिट सेम डायरेक्शन में होता है तो उसकी मैग्नीट्यूड को बढ़ाता है, उसमें डायरेक्ट ऐड होता है उसी डायरेक्शन में। तो देखो वेलोसिटी पॉजिटिव कहाँ कहाँ है, वेलोसिटी पॉजिटिव यहाँ पे है जिसमें एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, तो 0 to 25 स्पीड अप हो रहा है। बट 5 to 20 में एक्सेलरेशन 0 है, पॉजिटिव तो है लेकिन 0 है, लेकिन एक्सेलरेशन 0 है तो स्पीड अप तो हो ही नहीं सकता ना, एक्सेलरेशन ना तो स्लो डाउन हो सकता है ना स्पीड अप हो सकता है, तो ये वाला इंटरवल गायब। फिर 10 to 15 में अगर देखूंगा तो यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव, फिर से स्पीड अप हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद में स्लो डाउन हो गया, यानी मैं बोलूँ कि देखो वेलोसिटी का, अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तब तक तो वैसे ही दिख रहा है कि यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रही है स्पीड अप हुआ है, कॉन्स्टेंट है नहीं हुआ, वेलोसिटी बढ़ रही है स्पीड अप हुआ है, उसके बाद में वेलोसिटी कम हुई है, स्लो डाउन हुआ है, यहाँ पे स्लो डाउन हुआ है। इस वाले रीजन का क्या, इसमें तुम बोलोगे देखो वेलोसिटी घट रही है तो ये तो स्लो डाउन ही हुआ है। ध्यान से देखो इस चीज़ को, वेलोसिटी 0 से -20 पहुंच गई, स्पीड 0 से 20 पहुंची है, स्पीड तो बढ़ी है ना भाई, तेज चलना तो स्टार्ट कर गया ना धीरे धीरे, नेगेटिव में तेज चल रहा है, वेलोसिटी नेगेटिव में बढ़ती हुई जा रही है इसकी, तो वेलोसिटी में नेगेटिव में बढ़ती जा रही है, स्पीड तो बढ़ी जा रहा है, स्पीड अप तो हो ही रहा है, अब वेलोसिटी भी नेगेटिव, देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव और वेलोसिटी भी पॉजिटिव, तो स्पीड अप होगा, स्पीड अप होगा। यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव, स्पीड अप होगा, यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव, स्लो डाउन होगा। यहाँ पे
वेलोसिटी भी नेगेटिव, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव, यहाँ पे भी स्पीड अप होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन उससे तो पता ही नहीं है ना, उसका तो हमें लेना देना ही नहीं है कि किधर की तरफ एक्सेलरेट हुआ, इधर किधर की तरफ स्पीड बढ़ी है, उसने बस सिर्फ स्पीड बढ़नी चाहिए। स्पीड तो बढ़ रही है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। तो इंटरवल अगर मैं देखूँ, टाइम इंटरवल्स ऑफ स्पीडिंग अप, तो वो टाइम इंटरवल कौन कौन सा हो जाएगा? 0 to 5, 0 to 5 सेकंड का, 0 to 5 सेकंड यूनियन, ऐसा मिले यूनियन मतलब कि उसके साथ में, और 10 to 15, 10 to 15, फिर यूनियन, फिर आ जाएगा तुम्हारा 20 to 25, ठीक है ना, 20 to 25 सेकंड। ये इंटरवल्स रहे हैं जिनके अंदर पार्टिकल स्पीड अप हुआ है। स्लो डाउन वाले पूछे होते तो स्लो डाउन वाले इंटरवल कौन से हो जाते? यहाँ पे स्लो डाउन हुआ है, सिर्फ एक इंटरवल ऐसा है। उसके बाद में पूछा जाता है कि कांस्टेंट स्पीड वाले, वो ये वाला इंटरवल है। तो स्पीड अप हुआ इन इंटरवल में, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दीज इंटरवल अगर पूछा जाए, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा, डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दीज इंटरवल्स, इसको मान लो मैं डी बोल देता हूँ, तो ये डी कितना बन जाएगा? पहले 0 से 5 के अंदर कितना चला? 25 मीटर। फिर 10 to 15 में देखो कितना चलेगा ये, 10 to 50 + 25, टोटल एरिया 75 है, तो 75 डिस्टेंस और डिस्टेंस बराबर ही है इस समय, तो ये 75, इसको लिखते हैं 50 + 25 यानी कि 75 बन जाएगा। प्लस में अगला जो है वो उसमें डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, -50, लेकिन हमें तो डिस्टेंस चाहिए, तो इसका मोड चाहिए, मोड ऑफ -50 लिख दूंगा, ठीक है, या फिर सीधे +50 ही लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बन जाएगा 50 + 50 100, और ये 25 25 50, ये 100 + 50 150 मीटर। जितने इंटरवल में स्पीड अप हो उतने इंटरवल में डिस्टेंस उसने 150 मीटर ट्रेवल करी है। डिस्प्लेसमेंट पूछा होता कितना आया, तो इसमें +25, इसमें प्लस का 75, इसमें -50, तो टोटल 50 मीटर ही बन पाता डिस्प्लेसमेंट अगर पूछा होता। तो हमसे डिस्टेंस पूछी, वो हमने निकाल ली। खैर मैं जो पार्ट नहीं भी लिखे मैंने वो भी बताते जा रहा हूँ साथ साथ, कि सारे सिनेरियो तुम्हें क्लियर होते हुए चलें। कि मैं अगर चाहे क्वेश्चन हम पूरे लेक्चर में 2 ही करें, लेकिन 2 क्वेश्चन ऐसे कर लें जिसके अंदर इतने मैक्सिमम पार्ट कवर कर लें कि कोई और वैरायटी बच ही ना पाए। अब दूसरा है नेक्स्ट पार्ट, कितने कर लिए हमने? 5 कर लिए। 6 और 7 उठा लेते हैं। इनिशियल एक्सेलरेशन क्या होगी, साथ में एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, और स्पीड क्या होगी, एवरेज वेलोसिटी और स्पीड क्या होगी। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं ना। ठीक है, 6th क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन के बाद 7th करेंगे, तो मैंने एक साथ ही ले लिया। इनिशियल एक्सेलरेशन पे एक्सेलरेशन जो बनेगा बेटा वो dv/dt बनेगा। क्या बनेगा? dv/dt। तो फॉर एक्सेलरेशन एट t = 0 हम स्लोप देख लेंगे एट t = 0। t = 0 का जो स्लोप है वो स्लोप निकाला जा सकता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो स्लोप जो बनेगा देखो यहाँ से यहाँ तक 0 to 5 सेकंड में, पूरे में स्लोप कांस्टेंट है, तो मैं 0 पे बोलूँ, चाहे 1 पे बोलूँ, 2 पे बोलूँ, 3 पे बोलूँ, 5 पे बोलूँ, 0 से 5 तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही है। 0 to 5 स्लोप कांस्टेंट, मैं बोल सकता हूँ 0 to 5 स्लोप कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। t = 0 to t = 5 स्लोप जो है वो कांस्टेंट है, यानी कि एक्सेलरेशन जो होगी वो कांस्टेंट होगी। तो एक्सेलरेशन 0 to 5 वाली निकाल देंगे, डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा टी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन डेल्टा वी। फाइनल वेलोसिटी 10 थी, माइनस इनिशियल 0 थी, और फाइनल टाइम 5 है, इनिशियल 0 था, तो एक्सेलरेशन 2 मीटर/सेकंड²। तो यानी कि किसी भी टाइम टी पे 0 पे पूछे 1 2 3 पूरे इंटरवल में एक्सेलरेशन आ जाएगा 2 मीटर/सेकंड²। समझ में आ गई क्या बात? ये इसका आंसर हो गया। ठीक, ये आंसर हो गया। अब उसके बाद में पूछा जाए हमसे 7th क्वेश्चन था, एवरेज वेलोसिटी एंड स्पीड ऑफ पार्टिकल इन द इंटरवल वेयर एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। हमें वो इंटरवल देखना सबसे पहले, तो इसमें एक्सेलरेशन नेगेटिव है, और उस इंटरवल के अंदर एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड पूछी हमसे। तो एवरेज स्पीड और एवरेज एक्सेलरेशन के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो वापस से वो ग्राफ में उठा लेता हूँ। फिर से बोल रहा हूँ भाई, तुम्हें ग्राफ बनाने की बार बार जरूरत नहीं है ना, मैं तो ग्राफ उठा ले रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए तो ईजी है उठाना ग्राफ, ठीक है ना। तुम्हें बनाने में बार बार जोर आएगा, तो टाइम वेस्ट ना करें नोट्स बनाने में, उसी ग्राफ से इंफॉर्मेशन देखते रहें जो मैं बता रहा हूँ। बस मैं कि एक ग्राफ में मैं बताने में थोड़ा वो दिक्कत होती है ना, बहुत सारी चीज़ें मिक्सअप हो जाती है, इसलिए बार बार उठा ले रहा हूँ, ग्राफ को अलग बना ले रहा हूँ।
तो यहाँ पे ये जो ग्राफ बना, इस ग्राफ में देखो वो इंटरवल जिसमें एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव यहाँ पे थी और एक्सेलरेशन नेगेटिव यहाँ पे थी। पूरे 15 से लेकर के 25 तक इस पूरे इंटरवल में ये कांस्टेंट स्लोप है, स्लोप कांस्टेंट है, यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यानी कि पूरे इंटरवल में कहीं भी एक्सेलरेशन पूछे सेम ही है और वो नेगेटिव है, कितनी है वो निकाल सकते हैं हम डेल्टा वी बाई डेल्टा टी से। बट इस पूरे इंटरवल में नेगेटिव एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन नेगेटिव टी इक्वल टू 15 टू टी इक्वल टू 25 सेकेंड, ये इंटरवल तो है ही। उसके अलावा देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव वेलोसिटी बढ़ रही है, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है, यानी कि स्लोप पॉजिटिव यानी एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, क्योंकि वीटी ग्राफ का स्लोप ही एक्सेलरेशन होता है। नेगेटिव सिर्फ इस इंटरवल में था, तो ये इंटरवल में देख लिया। और इस इंटरवल में देखूंगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, इस इंटरवल का डिस्प्लेसमेंट ये देखना पड़ेगा हमें, ये वाला एरिया। डिस्प्लेसमेंट में तो साइन के साथ देखेंगे, पहले +50 का डिस्प्लेसमेंट, फिर -50 का, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो डिस्टेंस क्या होगा, प्लस का 50 प्लस में मोड ऑफ -50, डिस्टेंस में तो ऐड ही होगा ना यार, वो चाहे प्लस में चलाओ माइनस में चलाओ, डिस्टेंस तो बढ़ेगी हमेशा। तो ये 100 मीटर का डिस्टेंस आ गया। तो एवरेज वेलोसिटी, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम 0 आ गया, ठीक है। और एवरेज स्पीड अगर पूछा जाता, एवरेज स्पीड, तो वो बनता तुम्हारा डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और डिस्टेंस है तुम्हारा 100 और टाइम है बेटा कितना, 15 टू 25 में आ जाएगा 10 सेकंड का, तो बन जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। समझ में आ गई बात, ये एवरेज स्पीड है, ठीक है। एक इंटरवल जिसमें एवरेज वेलोसिटी 0, उसमें एवरेज स्पीड 10 है, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी किया जा सकता था, 7th पार्ट इसका, एवरेज वेलोसिटी एवरेज एक्सेलरेशन पूछा होगा तो वीटी ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट दे देता है, तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी, और उस डिस्प्लेसमेंट का मोड ले लेंगे, यानी कि पूरा मैग्नीट्यूड इंडिविजुअल ऐड कर डिस्टेंस आ जाएगा, तो वहाँ से एवरेज स्पीड भी निकाली जा सकती है, किसी भी इंटरवल में निकाल सकते हो तुम। उसके बाद में पूछा क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि इन टाइम्स पे एक्सेलरेशन बताओ। अब देखो वेलोसिटी अगर पूछी होती तो वेलोसिटी तो हमें कोऑर्डिनेट ही देखना होता कि किस कोऑर्डिनेट पे कितनी वेलोसिटी है, लेकिन हमसे पूछा है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है स्लोप, वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन होता है। क्या होता है बेटा, वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन होता है। 8th पार्ट, वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन होता है। इस ग्राफ को मैं फिर से उठा लेता हूं, और अलग अलग टाइम पे स्लोप निकाल लेंगे, अलग अलग टाइम पे एक्सेलरेशन आ जाएगी। हमें टी 3 सेकेंड, 6 सेकेंड, 11 सेकेंड, 20 सेकेंड सब पे पूछा हुआ है। देखो यहाँ पे 0 से 5 में ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ये 0 ही है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। अब देखो एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, यहाँ की एक्सेलरेशन कितनी होगी पूरे इंटरवल की, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। डेल्टा वी कितना है 10 का, और डेल्टा टी कितना है 5, 10 अपॉन में 5 प्लस का 10 अपॉन में 5, यानी कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पूरी निकाल लेते हैं ना अलग अलग जगह पे। यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है, यहाँ की एक्सेलरेशन अगर निकाल लेंगे तो ये एक्सेलरेशन बन जाएगी कितना, वही डेल्टा बाई 10 है और डेल्टा एक्स 5 है, तो सेम ही बन जाएगी 10/5, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर यहाँ वाले इंटरवल में देख लेंगे, देखो यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन, देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, किसी में देखो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो किसी भी इंटरवल में चाहे मैं यहाँ से यहाँ तक का स्लोप निकाल लूँ, चाहे यहाँ से यहाँ तक का स्लोप निकाल लूँ, तो मैं यहाँ से यहाँ तक का ही निकाल लेता हूँ। इसमें जो स्लोप होगा वो एक्सेलरेशन आ जाएगा माइनस का डेल्टा वाई डेल्टा टी का मैग्नीट्यूड लिखने में हमें पता ही माइनस में आएगा, तो ये कितना 20 से डिक्रीज हो गया 5 में, 20/10। ये फिर मैं लिखूंगा कि फाइनल 0 इनिशियल -20, सॉरी फाइनली 0 वी का वैल्यू माइनस इनिशियल 20, तो 0 -20 डिवाइड बाई 5 करूँगा, तो वही आएगा -20/5, सॉरी 10 नहीं आएगा, नीचे 5 आएगा, तो बन जाएगा -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इस पूरे इंटरवल में यहाँ से यहाँ तक करता तो 40/10 करना पड़ता, तो वो 40/10 वही आ जाता 4 माइनस में, तो ये बन जाता -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब पूछा अलग अलग टाइम पे, ठीक है। t इक्वल टू T1 हम पूछ सकते हैं, T1 जो है 3 सेकंड, 3 सेकंड इस इंटरवल में आएगा। T1 जो है हम लिखें यहाँ पे, T1 जो है वो 3 सेकंड, ये 0 to 5 सेकंड में है, तो एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में अगला जो टाइम है T2 वो 6 सेकंड है। ये 6 सेकंड कहाँ से कहाँ तक है, 5 to 10 में है। 5 to 10 में एक्सेलरेशन कितनी है बेटा 0, तो 6 पे भी एक्सेलरेशन 0। उसके बाद में अगला इंटरवल है T3 11 सेकंड। T3 है बेटा कहाँ 11 सेकंड, और 11 सेकंड कौन से इंटरवल का है 10 to 15 का, और 10 to 15 में एक्सेलरेशन कितनी है बेटा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही है।
तो वो एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 11 पे। फिर पूछा है टी इक्वल टू 20 सेकंड पे। टी इक्वल टू 20 सेकंड पे कन्फ्यूजन होती है बच्चों, कई बार सीधा आंसर देते हैं 0 कि ये वैल्यू यहाँ पे ये 0 स्लोप है। स्लोप 0 नहीं है भाई, यहाँ पे v की वैल्यू 0 है, वेलोसिटी 0 है, यहाँ पे स्लोप 0 नहीं है। वेलोसिटी 0 होने स्लोप 0 नहीं, तो स्लोप नेगेटिव है यहाँ पे कितना -4। तो एक्सेलरेशन ये इंटरवल कौन सा है 15 to 25, इस पूरे इंटरवल में एक्सेलरेशन -4 है, तो 20 पे भी -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बनेगी। समझ में आ गई बात? तो ये अलग अलग क्वेश्चंस, ये अलग अलग वैरायटी हम क्वेश्चंस की इसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यार ये अपन ने 2 टाइप के क्वेश्चंस करे हैं, 2 ही क्वेश्चन करे हैं, एक तो एटी ग्राफ और एक वीटी ग्राफ, लेकिन हमने इतनी वैरायटी करी इनमें कि इसमें जो क्वेश्चंस बन सकते हैं एटी और वीटी ग्राफ के वो सारे तुम कर सकते हो, और इनके बेसिस पे और भी कोई क्वेश्चन वीटी ग्राफ के आएंगे, एटी ग्राफ के, एक्स ग्राफ, वी एक्स ग्राफ के क्वेश्चन आएंगे, तो मुझे लगता है तुम करना सीख गए हो। लेकिन फिर भी अभी के लिए जो तुम्हारा होमवर्क है ये तुम करके आना, ये क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है आज के लिए, ये तुम्हारा होमवर्क है, ठीक है ना। और इसके सारे पार्ट तुम करके आना, इसमें इंफॉर्मेशन गिवन है और इसमें एक्स टी ग्राफ गिवन है इस बार। इसका ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। उसके बाद में ये ग्राफ गिवन है, ये भी तुम्हारा आज का होमवर्क है। इस बार तुम्हें वी और एक्स का ग्राफ गिवन है, ठीक है, वी वर्सेज एक्स का ग्राफ गिवन है, और वी वर्सेज एक्स ग्राफ में हमें इंफॉर्मेशन पूछी हुई है, ठीक है। उसके बाद में फिर से एक और ग्राफ गिवन है सेम टाइप का, ये भी होमवर्क है। ए एक्स ग्राफ गिवन है इस बार। तो जितनी वैरायटी ग्राफ हो सकते हैं ना, मैं उनमें वैरायटी कवर कर रहा हूँ, और उसमें अलग अलग क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे हम, और उनको सीखेंगे कैसे किए जा सकते हैं। ये करने के बाद मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि तुम्हारे ग्राफ के क्वेश्चंस तो मतलब कि स्मूथली सोल्व हो ही जाएंगे, और मैक्सिमम बच्चों को दिक्कत ही ग्राफ के क्वेश्चंस में रहती है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे ये सारी चीज़ें, और नेक्स्ट लेक्चर में तुम बता दूं कि पाथ फाइंडर्स के भी ये क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, तो तुम खुद से ट्राई करके आ सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चंस जो पाथ फाइंडर के हैं ये तुम ट्राई करके आ सकते हो, इनको हम नेक्स्ट क्लास में सोल्व करेंगे क्लास के अंदर, ठीक है। ये अच्छे अच्छे लेवल क्वेश्चंस हैं, इनको समझने के लिए बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग की जरूरत पड़ती है, बट इनको बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल बेसिक तरीके से हम इनको सोल्व करेंगे, बिल्कुल फंडामेंटली जा जाके। तुम्हें बहुत कोई एक्स्ट्रा कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बहुत आसान क्वेश्चन हैं ये, है ना। बट फंडामेंटली अगर हम चलेंगे तो हमने, अगर बाकी ऊपर की सिचुएशंस हमने जो क्वेश्चन खुद से कर रहे हैं क्लास में, अपनी जो खुद की इलस्ट्रेशंस करी हैं, अगर वो तुमने अच्छे समझी हैं तो इनमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये क्वेश्चंस हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, और ये आज का होमवर्क था तुम्हारा। और उसके अलावा जो तुम्हारे जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, किसके अंदर HCV में जो क्वेश्चन है पहले का होमवर्क दे रखा है, उसके अलावा आज का जो ग्राफ का क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 11, ऑब्जेक्टिव 1 का 2, ऑब्जेक्टिव 2 का में कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन है नहीं, या फिर 8-9 क्वेश्चन है। और उसके अलावा 6 to 12 तुम्हारे एक्सरसाइज के, ये क्वेश्चंस तुम्हारे ग्राफ्स के क्वेश्चन है, ये जरूर कर लेना तुम, ठीक है। ये 8-9 वगैरह, और ये अलग कलर से लिखे हुए जो इरोडो में ये वाले क्वेश्चंस ग्राफ के हैं, ये तुम ट्राई कर सकते हो आराम से। SBT में तुम क्वेश्चन ढूंढ के कर लेना, और बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में दे दूंगा होमवर्क इसका, जो भी क्वेश्चंस बन पाएंगे। पाथ फाइंडर के भी ये क्वेश्चंस तुम ट्राई कर सकते हो, इसमें से कुछ इलस्ट्रेशन तुम क्लास में ही करेंगे जो मैंने ऊपर दिखाई, और कुछ इलस्ट्रेशन बची हुई जो तुम खुद से कर सकते हो। तो या तो तुम नेक्स्ट क्लास तक का वेट कर लो, उस क्लास में हम बाकी की वैरायटी के क्वेश्चंस कर लेंगे जिसमें क्या इन्फॉर्मेशन निकाली जा सकती है, या फिर भी तुम जितना अपन ने पढ़ा उसके हिसाब से भी करोगे तो तुमसे आराम से हो जाएंगे, अगर तुम अच्छे से तुम इनको समझ के करोगे तो ये तुम आज का होमवर्क कर सकते हो यार। और बाकी तुम इन बुक से फॉलो करते हो, इनमें कोई भी बुक या और भी कोई बुक, कोई मटेरियल फॉलो करते हो, तुम वहाँ से कर सकते हो। कोचिंग का जो मटेरियल उसमें से तुम क्वेश्चंस खुद ढूंढ ढूंढ के करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हर बच्चा अलग कोचिंग का मटेरियल करता है, तो वो उसके लिए प्रेफरेबल है कि भाई वो क्या करेगा, वो खुद उसको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो यार आज के लेक्चर में इतना ही, और अगर तुम्हें लेक्चर पसंद आया हो, चीज़ें पसंद आई हो कि कितने स्मूथ तरीके से चीज़ें समझ में आ रही हो तुम्हें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। चैनल को टेलीग्राम का चैनल अपना ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे तुम्हें क्लासेस की अपडेट्स और नोट्स वगैरह, ये सारे नोट्स वगैरह तुम्हें वहाँ पे मिल जाएंगे। व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर देना अगर तुम्हें कोई भी क्वेरी हो, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और अपना डाउट ग्रुप ज्वाइन कर लेना। 24/7 अपने डाउट्स चलते रहते हैं, मैं खुद लाइव डिस्कशन करता हूँ बच्चों के साथ में, बच्चे जो भी डाउट होते हैं मुझसे लाइव डिस्कस करते हैं, और ये सब कुछ फ्री है, कंप्लीटली फ्री है, तुम्हें कुछ पे नहीं करना, ठीक है ना, इसके लिए तुम्हें कुछ पे नहीं करना। तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, तुम्हें अच्छा लग रहा हो तो, बस यही है जो तुम कर सकते हो फिलहाल के लिए। तो बाकी मिलते हैं हम अपन नेक्स्ट लेक्चर में, बाकी जो अपनी बची इलस्ट्रेशंस हैं उसमें अपन ग्राफ को आगे बढ़ेंगे और आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय।